हेलो एवरीवन, जय हिंद। माय नेम इज़ राहुल एंड आज इस लेक्चर के अंदर हम इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। शक्ति बेच में हमारा सफ़र लंबा था। हमने ज्योग्राफी की शुरुआत की थी यूनिवर्स के ओरिजिन से लेकर के आज हमारा ज्योग्राफी का ये लास्ट लेक्चर है। आज हम कंसाइसली इंडियन ज्योग्राफी को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट के जो लेक्चर्स थे बेटा, उन लेक्चर्स के अंदर हमने क्या देखा था? इंडिया की फिजियोग्राफी देखी थी। फिजिकल फीचर्स कौन कौन से इंडिया के अंदर है, जिसके अंदर हमने नॉर्दर्न माउंटेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, नॉर्दर्न प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड ग्रुप्स, इनकी बात की थी। फिर रिवर्स को देखा था। पेरेनियल रिवर की बात की थी, पेनिनसुलर रिवर की बात की थी। पेरेनियल रिवर को हिमालयन रिवर बोला था, पेनिनसुलर रिवर को सीजनल रिवर्स बोला था। रिवर्स को कंप्लीट किया और रिवर्स को कंप्लीट करने के बाद हमने आगे देखा इंडिया का नेचुरल वेजिटेशन एंड क्लाइमेट, कि कौन कौन से सीजन्स होते हैं इंडिया के अंदर, कैसा क्लाइमेट होता, कैसा नेचुरल वेजिटेशन है इंडिया का। नेचुरल वेजिटेशन को कंप्लीट किया, नेशनल पार्क पढ़े, बायोस्फीयर रिजर्व पढ़े। ओके सर। इन्हें कंप्लीट करने के बाद हमने सोइल देखी। सोइल क्या होती है, एंशियंट टाइम पे सोइल को कैसे मेजर किया जाता था, उर्वरा है, उशारा है। मॉडर्न टाइम में ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने इंडिया के सोइल्स को 8 अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया था। एलुवियल सोइल, रेड सोइल, लेटेराइट सोइल, ब्लैक सोइल, रेड एंड येलो सोइल। इन सारी सोइल की हमने बात की। सारी सोइल्स को कंप्लीट करने के बाद सोइल इरोजन को जाना, क्या होता है, सोइल कंजर्वेशन क्या होता है, कौन से कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सोइल इरोजन क्या होते हैं, सारी चीजों को हमने डिस्कस किया था। एंड कॉजेस ऑफ सोइल इरोजन, सारी चीजें कर ली, कंप्लीट किया इसको। फिर इसके बाद हमने स्टार्ट किया था एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में हमने इंडिया के सेलिएंट फीचर देखे थे कि इंडियन एग्रीकल्चर का सेलिएंट फीचर क्या है, उनको डिस्कस किया। उनको डिस्कस करने के बाद आज हम देखेंगे इंडिया की क्रॉप्स और यहां से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले इंडिया की क्रॉप्स देखेंगे, मिनरल्स इंडस्ट्री देखेंगे, पॉपुलेशन एंड ट्रांसपोर्ट, इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते क्रॉपिंग सीजन से। इंडिया के पहले क्रॉपिंग सीजन देखेंगे, बाद में देखेंगे कौन कौन सी क्रॉप इंडिया में आती है। तो इंडिया में 3 क्रॉपिंग सीजन होते हैं। एक खरीफ सीजन, दूसरा रबी सीजन और तीसरा जायद सीजन। ठीक है, तीनों क्रॉपिंग सीजन को याद रखना। खरीफ सीजन में क्या याद रखना है कि खरीफ सीजन की जो बुआई होती है वो मॉनसून के साथ साथ होती है। जब मॉनसून इंडिया में आता है तो मॉनसून की बूंदें जो होती है, जो जमीन को भिगा देते, उस भीगी हुई जमीन में खरीफ क्रॉप की सोविंग होती है, जिसके अंदर ग्राउंड नट आता है, सुगर केन आता है, राइस आता है, मेज आता है, कॉटन आता है, सोयाबीन आता है। ये सारी चीजें होती है खरीफ के अंदर। फिर आती है रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप में आपको मस्टर्ड देखने को मिलेगा, मस्टर्ड के बाद ग्राम देखने को मिलेगा, ग्राम्स के बाद आपको देखने को मिलेगा व्हीट। ये होती है रबी क्रॉप। और रबी क्रॉप के बाद लास्ट में आती है जायद क्रॉप। तो जो जायद क्रॉप है ये खरीफ और रबी है ना, मतलब रबी और खरीफ, इन दोनों के बीच का एक ट्रांजिशनल जोन है। इन दोनों के बीच का एक ट्रांजिशनल जोन है जिसमें ये लगाई जाती है। सपोज करो फॉर एग्जांपल दिस इज खरीफ क्रॉप, दिस इज, सॉरी इस तरफ से ले लेते हैं, दिस इज रबी क्रॉप, दिस इज खरीफ क्रॉप। ये कब लगेगी? मॉनसून के साथ साथ। रबी क्रॉप कब लगेगी? विंटर में। मतलब रबी क्रॉप तो हो गई हमारी ठंड में, खरीफ क्रॉप हमारी हो गई मॉनसून में, मतलब बारिश में। तो ठंड और बारिश के बीच में जो समर का टाइम आएगा, इस समर सीजन में इंडिया के अंदर कुछ छोटी छोटी क्रॉप्स लगाई जाती है, जिसके अंदर वेजिटेबल्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं, और इसको हम नाम देते हैं जायद। ये एक्चुअल में मार्च से लेकर के जून तक अप्रोक्स इस साल के इन महीनों के बीच में लगाई जाती है। तो ये होती है जायद क्रॉप। ये रबी क्रॉप बारिश के साथ साथ, बारिश के बिना और ठंड के साथ साथ, ये इंडिया का क्रॉपिंग सिस्टम है। ठीक है, खरीफ क्रॉप का मैंने बता दिया आपको, सब ज्यादा अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए मॉनसून के साथ साथ लगती है। दूसरी विंटर में लगाई जाती है रबी क्रॉप को, और इनको हार्वेस्ट किया जाता है मार्च अप्रैल में। मतलब जो रबी की फसल है उसको विंटर में तो लगाया जाएगा, और मार्च और अप्रैल के टाइम पे इनकी हार्वेस्टिंग होगी। ठीक है, जब होली का फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करेंगे। जायद क्रॉप जो होगी, जायद क्रॉप को हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगाएंगे, इनका ड्यूरेशन बहुत ज्यादा नहीं होगा। ये कब लगाई जाएगी? ये हमारे समर सीजन में लगेगी, और इसके अंदर तरबूज, ककड़ी और सब्जियां जैसी चीजें लगाई जाएगी। ठीक है, वाटरमेलन, मस्क मेलन, कोकुम्बर और अलग अलग तरीके की वेजिटेबल्स इसी के अंदर हमें लगाएंगे और देखने को मिलेगी। तो दीज आर दी क्रॉप्स ऑफ क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया। एक एक करके क्रॉप्स की बात करते बेटा। पहले बात करते हैं राइस की। राइस मतलब चावल, अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पर धान बोलते, कहीं पर भात बोलते, और भी अलग अलग नाम है चावल के। तो
चावल का कल्टीवेशन कहाँ होता है और क्या रिक्वायरमेंट होती है? तो चावल को उगाने के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी 22 डिग्री से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इतना तापमान लगेगा उसको, और साथ ही साथ उमस होना चाहिए, ह्यूमिडिटी ज्यादा होना चाहिए, बारिश का सीजन होना चाहिए ताकि उसको रेनफॉल आप 150 से 300 सेंटीमीटर दे दो। मतलब इतना समझो कि जो चावल के खेत होते हैं ना बेटा, उसमें घुटने घुटने तक पानी भर के रखते हैं, तब जाकर चावल की उगाई होती है। ठीक है, सोइल इसके लिए लगेगी डीप क्लेई, मतलब धूल वाली मिट्टी, और लोमी सोइल की रिक्वायरमेंट इसके लिए होगी। ठीक है, टॉप राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड बिहार। अब यहां पर एक चीज कॉमन है हमारे लिए कि ये जितने भी रीजन है, ये सारे वो रीजन है लगभग जो कि गंगा के मैदान में आते हैं। तो गंगा के मैदान में मतलब फर्टाइल एलुवियल सोइल मिल गई, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर मिल गया गंगा रिवर से। तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर को यूज करते हुए वेस्ट बंगाल में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, इन जगह पर गंगा और इंडस के पानी को यूज करते हुए, और आंध्र प्रदेश में गोदावरी रिवर के, यहां पर क्या हुआ, प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट हो जाता है, और उस वाटर मैनेजमेंट के थ्रू राइस यहां पर लगाया जाता है। स्टेपल फूड है इंडिया का, बिल्कुल सही बात है। इंडिया में लोग ऐसे हैं जिनका बिना चावल के खाना होता ही नहीं है, तो एक स्टेपल फूड भी है इंडिया का। इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना जो होता है उसमें चावल, चाय, सब कुछ सब बहुत ज्यादा होता है, और वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है किसका, चावल का। ठीक है, इंडिया चाइना के बाद आता है चावल के प्रोडक्शन में। तो दिस इज ऑल अबाउट द चावल। इसमें हमने वर्ल्ड लेवल पे बात की और इंडिया में बात की, कौन सा स्टेट टॉप पर है और क्या इसकी जियोग्राफिकल रिक्वायरमेंट है चावल को लगाने के लिए। आगे बात करते हैं गेहूं के बारे में। तो गेहूं जो होता है, गेहूं एक अलग अलग सीजन से डाइवर्सिफाई होता है। मतलब जब इसको लगाते हैं उस टाइम पर होता है लगभग हमारा ऑटम सीजन। तो ऑटम सीजन होता है, ऑटम सीजन और विंटर की शुरुआत में, जहां पर तापमान लगभग 10 से 15 डिग्री का होता है, तब इसकी बुआई होती है। बट जब हम इसकी कटाई करते हैं उस टाइम पर मार्च का महीना होता है और तापमान होता है कुछ 26 डिग्री। ठीक है, 26 डिग्री के तापमान तक गेहूं जाकर एकदम ब्राइट सनलाइट में पक जाएंगे। ठीक है, रेनफॉल अच्छे अमाउंट में रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है, 75 से 100 सेंटीमीटर की। इंडिया के अंदर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, उस ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स लगाए गए थे, वो भी गेहूं के। ठीक है, सोइल टाइप की अगर इसकी बात की जाए तो इसको भी एकदम वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सोइल की रिक्वायरमेंट होती है, जो लोमी क्लेई हो सकती है। गंगा सतलज के जो प्लेन होते हैं, ठीक है, एंड ब्लैक सोइल ऑफ डेक्कन, इस एरिया के अंदर गेहूं का कल्टीवेशन अच्छा होता है। गंगा सतलज का प्लेन मतलब कि सतलज इंडस की ट्रिब्यूटरी, गंगा अपने आप में एक बड़ी नदी। तो इन दोनों नदियों के बीच में जो मैदान बने हैं, ये मैदान बने हैं एलुवियल सोइल के, और इन एलुवियल सोइल के मैदानों के ऊपर लगाया जाता है आपका गेहूं। तो गेहूं की फसल यहां पर लगाई जाती है। टॉप व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें इंडिया के अंदर तो उत्तर प्रदेश अगेन, देन पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा एंड राजस्थान। अब यहां पर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये वो वाला एरिया बेटा जहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन को इसी एरिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या था, इंडिया के एग्रीकल्चर को सिस्टम को सुधारना, इंडिया में जितने भी सीड्स का प्रोडक्शन होता उन प्रोडक्शन को बढ़ाना विद द हेल्प ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। तो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स में इंट्रोडक्शन किया गया किसका, व्हीट का। और व्हीट जो होती है ये फसल होती है रबी की। अब व्हीट की फसल को पानी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये जो पार्ट है हमारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वाला, यहां पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है। जो वेस्टर्न साइड से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में मैंने बताया था, अगर नहीं पता हो तो सीजन्स वाले लेक्चर में आप जाकर देखना, आप समझ जाओगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है। तो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट से जो बारिश होती है, ठंड में जो बारिश होती है, वो इन्हीं एरिया के अंदर होती है। तो सफिशिएंट अमाउंट में इन एरिया के अंदर बारिश होने के कारण यहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन किया गया। पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट, इससे दिक्कत भी आ गई। इससे क्या दिक्कत आ गई कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहां के जितने भी फार्मर्स है वो रिच हो गए, अमीर हो गए, वेल डेवलप्ड हो गए। तो इसमें क्या रीजनल डिस्पैरिटी वाला सीन आया कि उन्होंने क्या किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन को एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया एमएस स्वामीनाथन की हेल्प से। उस ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया इन्होंने इंडिया के नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, जहां पर बारिश होती थी। ठीक है, हो गया, ठंड में बारिश हो गई, अच्छे गेहूं का उत्पादन हुआ। पर बात ऐसी है बेटा कि अच्छे गेहूं का उत्पादन तो आपने वहां पर कर लिया, पर क्या बाकी के देश के स्टेट्स आपके नहीं है? जो बाकी के राज्य, राजस्थान, राजस्थान के बाद इधर नीचे साउथ में जाए हम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद वेस्टर्न साइड में जाए, ईस्टर्न साइड में जाए छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, क्या ये आपके राज्य नहीं है? यहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन में अच्छे सीड्स का इंट्रोडक्शन ना होने के कारण यहां पर कई प्रकार की रीजनल डिस्पैरिटी आई, जो कि आज तक चल रही है।
क्यों? पंजाब हरियाणा में कल्टीवेशन अच्छा होता है, प्रोडक्शन अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर चीजें पहले इंट्रोड्यूस हो गई। दूसरी बात, यहाँ पर जो फार्मलैंड्स है वो बहुत बड़े बड़े। और इंडिया के सेंट्रल इंडिया और सदर्न इंडिया की बात करें तो यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन ज्यादा जमीन का, जमीन को टुकड़ों में तोड़ा गया है। कि जैसे मैं हूं, है ना, सपोज करते हैं कि एग्जांपल लेके समझा देता हूं, मैं नहीं हूं, कोई और है ना। एक इंसान है जिसका नाम है रामलाल। रामलाल के पास है 100 बीघा जमीन, ठीक है। रामलाल के पास कितनी जमीन है? 100 बीघा। और क्या है? रामलाल गांव का जमींदार। अब रामलाल ने, काफी रोमांटिक आदमी थे, रामलाल के 10 बेटे हुए। रामलाल के 10 बेटे हुए, तो एक बेटे के हाथ में कितनी जमीन चली गई? 10 बीघा, ठीक है। दूसरे के हाथ में 10, तीसरे के में 10, तो 10-10 करके जो 100 था सभी के हाथ में अब कितनी आ गई? 10-10। अब रामलाल का एक बेटा था जिसका नाम था मोहन। मोहन अगेन अ रोमांटिक पर्सन। इसके 3 बेटे। अब जब इसके 3 बेटे थे, एक बेटे के हाथ में 3.33 3.33 3.33 जमीन आ रही है, ठीक है। पहले खेत कितना बड़ा था? 100 बीघा। ये किसके पास था? रामलाल के पास। अब रामलाल के पोते के पास कितना है? इतना बड़ा। समझ रहे हो आप? क्यों? फ्रेगमेंटेशन। इंडिया की जो एग्रीकल्चर है उसका सबसे बड़ा इशू यही रहा है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ क्या हुआ कि जो पिताजी की जमीन थी वो बेटों में बंटती गई, बेटों की जमीन उनके बेटों में बंटती गई, तो जमीन जो एक वक्त इतनी बड़ी थी वही जमीन एक वक्त आकर इतनी बड़ी हो गई। दूसरा पॉइंट, इससे दिक्कत क्या है? इससे दिक्कत यह है कि आप अच्छी टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज नहीं कर सकते हो। अगर आपको ट्रैक्टर चलाना है तो 100 बीघा के खेत के अंदर ट्रैक्टर यहां से यहां तक चलता रहेगा। यहां आप कैसे ट्रैक्टर चलाओगे? मुड़ ही नहीं पाएगा। अगर आपको स्प्रे करना है, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डालना है, तो यहां पर बड़े बड़े पंप से आप डाल सकते हो। यहां पर कैसे डालोगे? एक पंप चलाए, खेत के बाहर जाएगा। तो इस तरीके से दिक्कतें आती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो फ्रेगमेंटेशन के कारण इतने सारे इश्यूज बाकी की जगह पर देखने को मिले। और जहां के फार्मर्स रिच थे, वेल डेवलप्ड थे, उन्होंने लैंड को फ्रेगमेंट नहीं किया, ठीक है। वो दूसरी चीजें भी साथ साथ ढूंढते गए और उसी जमीन में प्रोडक्शन इतना ज्यादा बढ़ाते गए कि वो ऑल्टरनेट भी ढूंढते गए दूसरे सेक्टर्स में, ठीक। वीट के बाद अगली फसल आती मेज। मेज मतलब मक्का। तापमान की जरूरत होती है मक्का को 21 टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने तापमान की जरूरत होती है। हाई अमाउंट में रेनफॉल चाहिए होती है मक्का को, ठीक है। हाई अमाउंट में रेनफॉल चाहिए होती है। और सोइल ओल्ड एलुवियल सोइल, ये याद रखें। सोइल जो होगी पुरानी एलुवियल सोइल, जो कि एकदम क्लेई होगी, जो एकदम क्लेई होगी वो होगी ओल्ड एलुवियल सोइल। और जो न्यू एलुवियल सोइल है उसके अंदर क्या होंगे? सैंड, जिसको हम बोलते हैं कंकड़। ये न्यू एलुवियल सोइल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। बट जो पुरानी एलुवियल सोइल है वो एकदम क्लेई हो चुकी होगी। लार्जेस्ट मेज या फिर कॉर्न प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें तो इट इज कर्नाटका साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र साउथ इंडिया में, मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया में, तमिलनाडु साउथ इंडिया में एंड तेलंगाना साउथ इंडिया में। ये वो सारी जगह है जहां पर प्रॉपर अमाउंट में उसको ह्यूमिडिटी मिल जाएगी, सोइल का टाइप भी अच्छा होगा, ठीक है। वहां पर इसका प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा। इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मेज वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड की बात की जाए तो इंडिया जो है 7वां सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है किसका? मक्का का, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर बोथ फूड एज वेल एज फोडर। बिल्कुल, मक्का की रोटी भी बनती है, मक्का की कई सारी डिशेस भी बनती है जिनको खाया जाता है, स्वीट कॉर्न, ठीक है, क्रिस्पी कॉर्न, ये सारी चीजें। और फोडर मतलब मक्का का जो आप ये वाला छिलका देख रहे हो ना, इस छिलके को फोडर के फॉर्म में यूज किया जाता है। फोडर मतलब जिसको गाय भैंस को खिलाया जाए। इसलिए हमेशा जो खेती होती है ना, खेती में दोनों चीजें देखी जाती है। अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो उसका ये मतलब है आप अपने एग्रीकल्चर के साथ साथ आप गाय भैंस भी रख रहे हो साथ में। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर से आपके पास इतना वेस्टेज निकलेगा, इतना ज्यादा आउटकम निकलेगा जो आपके काम का नहीं पर आपके जानवर खा सकते हैं। तो आपने बीज तो अपने पास रख लिया, पर जो चारा आपने अपने जानवरों को खिलाया उस चारे से उस जानवर ने आपको दूध भी दे दिया, और उसी दूध से आपने डेयरी पर बेच दिया, दूध के अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाकर बेच दिए, तो आपका खर्चा और चल गया। इस तरीके से यूज किया जाता है। तो ये मेज का जो वो होता है क्रॉप, ये दोनों तरीके से यूज होती है, एज ए फूड एंड एज ए फोडर। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पल्सेस। पल्सेस मतलब दालें, ठीक है। पल्सेस को रिक्वायरमेंट होती है तापमान की 20 डिग्री टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है 20 टू 25
सेंटीमीटर। ठीक है, 25 से तो 60 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, 25 टू 60। किसको? पल्सेस को। तापमान की रिक्वायरमेंट होगी 20 डिग्री टू 27 डिग्री। रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल मैंने आपको बता दिया। सोइल टाइप, यहां की आपकी कंकड़ की जो जमीन होगी उसके अंदर भी ये उग जाएगी। पल्स जो दाल होती है ना, ये कंकड़ की जमीन में भी उग जाती है। अगर टॉप पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें इंडिया के अंदर तो मध्य प्रदेश इसमें टॉप पर आता है, जहां पर ग्राम के अलावा और काय की पल्स बनते? पीस। ठीक है, मटर के पल्स बनते। इसके बाद है तो और भी बहुत सारे टाइप के पल्स बनते, जैसे कि मूंग की दाल, उड़द की दाल, अब इनको इंग्लिश में क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, है ना, मसूर की दाल। ये सारी चीजें इंडिया के अंदर यहाँ पर हमें देखने को मिलती है मध्य प्रदेश के अंदर। फिर आता है राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। यहाँ पर कोई भी ऐसा राज्य नहीं जहां बहुत ज्यादा अमाउंट में बारिश होती है। ठीक है, ओके। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस वर्ल्ड वाइड। इंडिया जो है पल्स मतलब दालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी। वाई? वो इसलिए बेटा क्योंकि जो पल्स होती, पल्स के अंदर होता प्रोटीन, और इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं जो वेजिटेरियन है, जो नॉनवेज नहीं खाते, और जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए प्रोटीन का सोर्स क्या होगा? यही पल्स होगी। इसलिए पल्सेस को यूज किया जाता है बिकॉज इट इज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर दी वेजिटेरियंस डाइट। ठीक है, मेजर पल्सेस ग्रोन इन इंडिया, कौन कौन सी इंडिया के अंदर उगती है? तुअर की दाल जिसको अरहर बोलते, उड़द की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, बटले की दाल और चने की दाल। इतने तरीके की दाल इंडिया के अंदर लगाई जाती है। ठीक है, ओके। ये यहां पर जो फोटोग्राफ्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, अलग अलग प्रकार की दालें हैं ये। अब आप कमेंट करके बताना आपको कौन सी दाल पसंद है, तुअर की पसंद है, मूंग की पसंद है, कैसी लगती है, फिर अपन देखते हैं कि क्या आपका आंसर होता है, क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। सुगर केन मतलब गन्ना, भारत की इंडिजीनियस स्पीसी है, भारत के अंदर ही प्रोड्यूस हुई और भारत से अलग अलग देशों में ले जाती रही। ठीक है, तापमान की रिक्वायरमेंट होती 21 डिग्री से 27 डिग्री, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी इसको की जरूरत नहीं होगी और ये समर में कभी नहीं उगेंगे। रेनफॉल देखे बेटा इसकी तो 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर, मतलब इंडिया की जितनी भी क्रॉप्स है ना बेटा, लगभग सारी क्रॉप 100 सेंटीमीटर के नीचे नीचे काम कर जाएगी। कुछ क्रॉप्स है जैसे कि हमारा ये था चावल, कुछ क्रॉप से जैसे कॉफी, टी, इनको थोड़ा बहुत ज्यादा लग सकता है। बाकी सारी जो क्रॉप से लगभग 100 सेंटीमीटर के अंदर अंदर उनका काम हो जाएगा। सोइल टाइप डीप रिच लोमी सोइल। डीप रिच लोमी सोइल, लोमी मतलब कि जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा हो, जिसके अंदर ह्यूमस ज्यादा हो, उसके अंदर इसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है। किसका? शुगरकेन का। सबसे ज्यादा शुगरकेन प्रोड्यूस करता है इंडिया का सबसे बढ़िया राज्य उत्तर प्रदेश। फिर आता महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मतलब डेक्कन, डेक्कन मतलब ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल इज गुड फॉर कॉटन एज वेल एज शुगरकेन। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु एंड बिहार। ये ऐसे राज्य हैं जहां सफिशिएंट अमाउंट में वाटर मिल जाएगा और इसी सफिशिएंट अमाउंट में मिले हुए वाटर के कारण शुगरकेन का कल्टीवेशन होता है। ठीक है बेटा, शुगरकेन जो होता है, शुगरकेन के जो खेत होते हैं, ये शुगरकेन के खेत वाइल्ड लाइफ को प्रमोट करने के भी काम आते हैं, क्योंकि शुगरकेन के खेत जो होते हैं ना बेटा, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, और जब बड़े बड़े खेत होंगे कहीं पर तो वहां पर छोटे छोटे जीव आकर रुक जाएंगे। इवन कई बार तो इंडिया के कई सारे शुगरकेन गन्ने के खेतों के अंदर तेंदुए मिले हैं, तेंदुए ने अपने बच्चों को जन्म दे दिया गन्ने के खेतों के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से ये उनका घर भी बन जाता है, इनके लिए हाल्ट का काम करता है। इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगरकेन आफ्टर ब्राजील। ब्राजील इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ शुगरकेन। ठीक है, बट शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड इज टर्म्ड एज क्यूबा। बाकी जो ब्राजील है वो आज वर्ल्ड का टॉप प्रोड्यूसर है। इसके बाद इंडिया जो आता है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? शुगरकेन का। बात समझ में आ गई? शुगरकेन के बाद अगला आता है हमारा ऑयल सीड। ऑयल सीड मतलब वो सीड्स जिनसे तेल निकलता है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग हो जाते हैं, इसमें कोकोनट भी आ जाएगा, इसमें आपका सोयाबीन भी आ जाएगा, इसमें कैस्टर भी आ जाएगा, इसमें आपका ग्राउंडनट भी आ जाएगा। तो अलग अलग फ्रूट्स जो अलग अलग सीड्स जो होते हैं जिनसे ऑयल निकलता है उनको हम ऑयल सीड्स की कैटेगरी में लेते हैं। तो ऑयल सीड्स में को रिक्वायरमेंट होती है टेम्परेचर की 15 डिग्री से 30 डिग्री, है ना, और बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, 30 से 75 सेंटीमीटर तक की बारिश में हो जाते हैं ये। बट जैसे कि मस्टर्ड है, मस्टर्ड रबी की क्रॉप के साथ लगता है और सोयाबीन जो होता है ये खरीफ के क्रॉप के साथ लगता है। बट इनको दोनों को ही बहुत ज्यादा रेनफॉल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। टॉप ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें इंडिया के अंदर तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। एक भी राज्य ऐसा नहीं जहां बहुत हद पार बारिश होती हो। ठीक है, नॉर्मल उसके अंदर भी ये लगाए जा सकते। कौन कौन से ऑयल सीड्स होते हैं मेजरली? ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, मस्टर्ड सरसों, कोकोनट मतलब नारियल, सीसम, ठीक है, सोयाबीन,
कैस्टल मतलब अरंडी का तेल, कॉटन ऑयल मतलब इसका कपास का तेल, लिनसीड जिसको पता नहीं क्या बोलते, सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी का तेल। तो इतने तरह के तेल होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल आर यूज्ड फॉर द कुकिंग मीडियम। इन सारे तेलों को हम कुकिंग के लिए भी यूज करते हैं। खाना बनाने के लिए इन तेलों का इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन से? ये जितने भी हमने तेल यहां पर देखे, इनको एज एन एडेबल ऑयल भी यूज किया जाता है। अब इसके बाद क्या आता है? यहां पर आता हमारी वो क्रॉप्स जो एक कमर्शियल क्रॉप की तरह काम करती है। नाम है चाय। चाय एक ऐसी क्रॉप होती है जो ठंड हो या गर्मी हो हमारे काम तो आती ही आती है। हमारे इंडिया के सारे लोग को चाय बहुत पसंद है। तो आइए बात करते हैं चाय कहां कैसे कब लगाई जाती है। तो टी जो होती है उसको लगाने के लिए लगभग 20 डिग्री से 30 डिग्री तक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है बेटा। बिल्कुल सही सर। रेनफॉल की इसको रिक्वायरमेंट होती है 150 से 300 सेंटीमीटर। मतलब बारिश बहुत तो चाहिए होगी बट ये लगेगी स्लोप्स के ऊपर। जब आप स्लोप से ऊपर कॉफी का प्लांटेशन कर दोगे तो बारिश ज्यादा चाहिए पत्तियों को, पर जड़ों के पास ज्यादा पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी को बह के नीचे जाना पड़ेगा। इसलिए इसको कहां लगाया जाता है? हमेशा स्लोप्स के ऊपर लगाया जाता है जहां की सोइल के अंदर ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो। टॉप कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करें इंडिया के अंदर तो आसाम, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग और तमिलनाडु। इवन आपको बता बेटा वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग में जो चाय मिलती है ना, वो चाय इतनी महंगी होती है कि 1 किलो चाय 1 लाख रुपए की। समझ रहे हो? दार्जिलिंग जो टी है, दार्जिलिंग की जो चाय है वो इतनी महंगी है कि 1 किलो चाय की कीमत 1 लाख रुपए। समझो इसके सामने क्या लग जाएगा, है ना? कौन सी जो नशीले पदार्थ होते हैं जैसे शराब होती है, कौन सी शराब इसके सामने काम आएगी? तो चाय का एक अलग ही सुरूर, एक नशा होता है, ठीक है, जिसको इतना लगाया जाता है। इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। सबसे बड़ा टी का प्रोड्यूसर है विश्व का चाइना, और उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है टी का दैट इज द इंडिया। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिशर्स। जो अंग्रेज थे उन अंग्रेजों ने चाय को भारत का जो पूर्वी जो पहाड़ी इलाके हैं जिनको हम पूर्वांचल भी बोलते हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वहां पर लगाने की शुरुआत की थी। इवन उन लोगों ने यहां पर 2 तरह के टाइम बना दिए थे। एक तो इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम जोन जो था मिर्जापुर वाला, वो तो था ही सही, वो दूसरा बना दिया था चाय बागान टाइम जोन। चाय बागान टाइम जोन आसाम के अंदर बना दिया था, और IST जो था वो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से पास होता था, ठीक है। बट देश के आजाद होने के बाद उस टाइम जोन को हटा दिया गया, ठीक। ओके, इसके बाद आता कॉफी। कॉफी सभी लोग पीते सर, बिल्कुल। कॉफी पीने आप लोग भी गए होंगे, किसी के साथ गए होंगे, अकेले गए होंगे, अलग अलग तरीके से सब कॉफी पीने जाते हैं। तो कॉफी जो होती है उसको क्या लगती है जरूरत तापमान की? तो बात करते हैं। इट रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री टू 28 डिग्री। लगभग 15 डिग्री से 28 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है कॉफी को। साथ ही साथ 150 से 250 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल लगेगी। अगेन कॉफी को भी टी की तरह कहां पर आपको पहाड़ों के ऊपर ही लगाना पड़ेगा, ताकि उसकी जड़ों के पास पानी का रुकाव ना हो, पानी बह के जल्दी से नीचे निकल जाए। कॉफी की बात करें तो इंडिया इज 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। और इंडियन स्टेट की बात करें तो कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, वो इंडियन स्टेट जो साउथ में आते हैं, जहां सफिशिएंट अमाउंट में ह्यूमिडिटी होती है, वहां पर कॉफी का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। कॉफी इनिशियली लेके आए थे यमन से, और फिर इसको बाबा बुदान हिल्स में लगाया गया था कर्नाटका के अंदर। इंडिया के अंदर 2 तरह की कॉफी मिलती, रोबुस्टा एंड अरेबिका। आप बताइएगा, आप जिसके भी साथ कॉफी पीने जाते हो आप उनको कौन सी कॉफी पिलाते हो? अगर आप उनको रोबुस्टा कॉफी पिलाओगे तो रोबुस्टा कॉफी अच्छी है, प्रीमियम क्वालिटी की कॉफी होती है इंडिया के अंदर। अरेबिका कॉफी की क्वालिटी थोड़ी सी कम होती, और लिबेरिया कॉफी तो है इंडिया के अंदर लगाई ही नहीं जाती, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मिनरल्स की बात करते हैं। एग्रीकल्चर हो गया, सारी चीजें समझ ली, कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स देखी, इंडिया की एग्रीकल्चर के सेलिएंट फीचर्स देखे सारे। उसके बाद हमने इंडियन एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन देख लिया। अब बात करते हैं मिनरल्स क्या होते हैं। तो मिनरल्स एक रॉक के अंदर पाए जाते हैं जिनका एक पर्टिकुलर केमिकल फॉर्मूला होता है, समझ रहे हो? सो अ नेचुरल ओकरिंग सब्सटेंस हैविंग अ डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन फाउंड इन वेरियस रॉक्स। अलग अलग रॉक्स के अंदर मिलते, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, और फिर इन्हीं में भी देखे इंडिया का रॉक सिस्टम देखे तो धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, क्रिटेशियस, ठीक है, आर्कियन। इन रॉक्स के अंदर अलग अलग मिनरल्स देखने को मिलते हैं। तो फिर रॉक्स क्या होती है? तो रॉक्स को हम उल्टा कर लेते हैं। रॉक्स इज एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल। मिनरल क्या होते हैं?
जो रॉक्स के अंदर मिलते हैं। और रॉक क्या होती? मिनरल्स, एक और दो मिनरल्स का एग्रीगेशन। तो ठीक है, तो इट इज द एग्रीगेशन ऑफ वन और मोर मिनरल विदाउट एनी पर्टिकुलर केमिकल कंपोजिशन, जिसमें किसी का फिक्स केमिकल कंपोजिशन नहीं होता। रॉक, जो रॉक्स होती है वो एक तरह का ओर होती है जिसके अंदर मेटल और मेटल के साथ साथ इंप्योरिटीज दोनों होती है। मेटल भी पूरा का पूरा और उस मेटल के साथ साथ जितनी भी इंप्योरिटीज है वो भी उस रॉक के अंदर देखने को मिलती है। तो और को हम क्या बोलते हैं? मेटल प्लस इंप्योरिटी। तो रॉक एक और का काम करती है। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन है, तो आयरन का और होता है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। तो क्या होता है? आयरन, आयरन के साथ साथ इंप्योरिटीज होती है। वो इंप्योरिटीज को हम अलग अलग डिस्टिलेशन, जो अलग अलग प्रोसेसेस होती है, उन प्रोसेस के थ्रू उनको साफ करते हैं। जैसे ग्रेविटी सेपरेशन मेथड होती है, इन मेथड के थ्रू उनको खत्म करते हैं, किनको? इंप्योरिटीज को। दो तरह के मिनरल्स होते हैं, एक मेटालिक मिनरल्स, एक नॉन मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो चमकते हैं, जो खनकते हैं, ठीक है, जो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जिनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, नॉन सोनोरस प्रॉपर्टी, नॉन साइनिंग प्रॉपर्टी। तो ये सारी चीजें इनके अंदर होती है, बट ये इनका भी बहुत जरूरी काम होता है ना। अगर हम, क्या लगता है हमको कि जो गुड कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का वो खराब होता है? ऐसा नहीं होता। अगर गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का खराब होगा या फिर गुड कंडक्टर ना हो, मतलब नॉन मेटल हो ही ना हमारे पास, डायरेक्ट गुड कंडक्टर हो चीजें, तो हम जैसे स्विच को हाथ लगाएंगे वहीं से हमको करंट लग जाएगा दिर करके। क्यों? क्योंकि अब वहां पर कोई इंसुलेशन का काम नहीं है। तो इसलिए हमको नॉन मेटल की भी उतनी रिक्वायरमेंट होती है जितनी की मेटल्स की होती है। और मेटल्स को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर लेते हैं, एक फेरस, दूसरे नॉन फेरस। फेरस मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जिनके अंदर मैग्नेट होता है, वो मेटल होते हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, वो मेटल होते हैं जिनके अंदर आयरन होता है। नॉन फेरस वो होते हैं जिनके अंदर आयरन नहीं होता और जिनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर। तो एक एक करके हम सारे मेटल्स को डिस्कस करेंगे। लाइमस्टोन, जिप्सम, माइका, ये सब नॉन मेटल है, ये सब चट्टान है एक तरह की, ठीक है। जिप्सम जिसको फर्टिलाइजर में यूज करते, लाइमस्टोन जिससे सीमेंट बनाया जाता, माइका जिसको आयरन को निकालने में जिसका काम लिया जाता। तो ये सारे मिनरल्स होते हैं। एक एक करके सारे मिनरल्स की बात करते हैं बेटा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आयरन को, ठीक है। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? आयरन की। तो आयरन ओर्स आर रॉक एंड मिनरल्स फ्रॉम विच मेटालिक आयरन कैन बी एक्सट्रैक्टेड। बिल्कुल सही बात है। आयरन ओर क्या है? एक रॉक है जिसके अंदर आयरन प्लस इंप्यूरिटी है। एक ऐसी चट्टान जिसके अंदर आयरन और इंप्यूरिटी है, उसको हम आयरन ओर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट एंड लाइमोनाइट, सबके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, बट सबसे मैक्सिमम अमाउंट में आयरन प्रेजेंट होता है मैग्नेटाइट के अंदर। यहां पर आयरन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है, 72%। हेमेटाइट की बात करेंगे तो आयरन का कॉन्सेंट्रेशन 60 to 70 हो जाएगा। सिडेराइट की बात करेंगे तो 48%, और 10 से 40% या फिर लेस देन 40% जिसके अंदर रहेगा, दैट इज दी लाइमोनाइट। तो ये सारे और होते हैं आयरन के। फोटोग्राफ में सारे ओर्स आपको दिखाई दिए। जो जितना ज्यादा लाइट होता जाता उसके अंदर उतना ही आयरन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाता है, और जो जितना ज्यादा डार्क टाइप रहेगा, थोड़ा सा काले रंग का रहेगा, वहां पर आयरन का कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटाइट। ओके, लेट्स सी कौन कौन से इंडियन स्टेट के अंदर आयरन मिलता है। तो कहां कहां मिलता? प्रोडक्शन की बात करें, दो चीजें होती बेटा, एक प्रोडक्शन और एक रिजर्व। जिस देश के पास बहुत अच्छे रिजर्व है, अगर वो प्रोडक्शन नहीं कर सकता तो वो अंडर डेवलप या फिर डेवलपिंग कंट्री में रुक जाएगा। जिस स्टेट के पास रिजर्व्स भी है, साथ साथ उनका प्रोडक्शन भी करता है, तो वो स्टेट डेवलप्ड नेशन के अंदर आएगा। जैसे कि अफ्रीका के कई सारे देश है बेटा, जहां पर डायमंड वर्ल्ड के सबसे ज्यादा रिजर्व में है ना। जमीन के अंदर बड़ी बड़ी डायमंड्स की माइन है, जहां कॉपर बहुत ज्यादा मिलता है, जहां गोल्ड बहुत ज्यादा मिलता है एज एन रिजर्व, बट वो निकाल नहीं पाते। क्यों नहीं निकाल पाते? क्योंकि उनको निकालने के लिए भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लेबर लगेगा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लेबर आपको कब मिलेगा? जब आपको कोई फंड करेगा। और अगर आपको फंड नहीं किया तो जो मिनरल आपका जमीन के अंदर दबा, वो दबा रह जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या होता है, आप इन्वेस्टर्स को लाओ खींच के, ठीक है, जो आपको उसको निकालने में आपका साथ दे, तब जाकर प्रोडक्शन बढ़ेगा। और जब जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तब तब आपका देश उन्नति करेगा। ठीक है, तो रिजर्व का होना मतलब भंडार का होना सफिशिएंट नहीं है, उत्पादन का होना ज्यादा सफिशिएंट है। ठीक है, ओके। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा आयरन मिलता है कर्नाटका के अंदर। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादन कौन कौन करता है? कर्नाटका। कर्नाटका के बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा एंड झारखंड। ये ऐसे राज्य जो मैक्सिमम अमाउंट में आयरन का प्रोडक्शन करते हैं। कर्नाटका की बात करें हम तो कर्नाटका में बाबा बुदान हिल्स, जहां पर क्या हुआ था अभी,
कॉफी, कॉफी का कल्टीवेशन जहां पर होता था, तो वही बाबा उदान हिल्स, कुद्रेमुख माइन, कुद्रेमुख एक्सपोर्ट थ्रू दी मैंगलोर पोर्ट, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट एंड होस्पेट इन बेलारी। देखो होस्पेट, बेलारी, बाबा बुदान, कुद्रेमुख माइन, यहां से जितना भी आयरन निकलता है उसको मैंगलोर पोर्ट से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। मैंगलोर का जो पोर्ट है इंडिया के वेस्टर्न साइड पर बना हुआ है, ठीक है, चिकमंगलूर जिले के अंदर। ठीक, उड़ीसा के अंदर कहां मिलता है? तो उड़ीसा के अंदर आयरन आपको देखने को मिलेगा कहां पर? सुंदरगढ़ में, मयूरभंज में, कटक में, संबलपुर जहां हीराकुंडे में, केंदुझार और कोरापट, ये जगह है, यहां पर सफिशिएंट अमाउंट में आपको आयरन देखने को मिलेगा और उसका प्रोडक्शन भी होगा। ऐसा नहीं है कि वहां सिर्फ आयरन दिखाई देगा, उसका प्रोडक्शन भी वो लोग करेंगे। फिर आता है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की इंपॉर्टेंट बेलाडेला माइन, इसके बारे में याद रखना है ना। बेलाडेला माइन छत्तीसगढ़ की लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन है एशिया की फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आयरन। आयरन को बहुत ज्यादा मैकेनाइज तरीके से और निकाला जाता है कहां पर? छत्तीसगढ़, बेलाडेला के अंदर। झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र जो कि मयूरभंज उड़ीसा से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उड़ीसा का मयूरभंज और झारखंड का सिंहभूम ये आपस में जुड़े हुए हैं जहां पर आयरन के ओर मिलते, और ये वही पार्ट है हमारा जिसको हम नाम से जानते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू क्या है बेटा? छोटा नागपुर प्लेट्यू इज द मिनरल हाउस ऑफ इंडिया। इंडिया के जितने भी मिनरल्स होते हैं मैक्सिमम अमाउंट में हमें यही देखने को मिलते हैं। अब अगर रिजर्व की बात करिए तो प्रोडक्शन हो गया, रिजर्व की बात करें तो झारखंड में रिजर्व ज्यादा है, उड़ीसा में ज्यादा है, उड़ीसा प्रोड्यूस भी करता है, उड़ीसा में रिजर्व भी है और वो प्रोड्यूस भी करता है, कर्नाटक में रिजर्व कम है पर प्रोडक्शन ज्यादा करता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में रिजर्व है भी सही और प्रोडक्शन भी करता, गोवा में प्रोडक्शन भी होता और रिजर्व भी है। मतलब इंडिया के अंदर मिनरल पॉलिसी कुछ इस तरह से सेट की गई है कि जहां जहां रिजर्व है वहां वहां प्रोडक्शन हो ही रहा है लोहे का। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, तो आपको टॉप स्टेट याद रखना और कुछ इस तरह की जगह याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मैग्नीस। मैग्नीस कहां होता है, किस तरह का होता है? ठीक है, तो जैसा आयरन होता उसी आयरन की तरह मैग्नीस भी हमें धारवाड़ की चट्टानों में मिलता है। धारवाड़ की चट्टान का मतलब क्या होता है? इंडिया के अंदर सबसे पहली जो चट्टान मिली थी उसे नाम दिया गया आर्कियन, और ये आर्कियन की चट्टान जब इरोड हुई और इसके डिपोजिशन से क्या बना? धारवाड़, और धारवाड़ के इरोजन और डिपोजिशन से क्या बना? कडप्पा प्लस विंध्यन, इसके बाद बना गोंडवाना, इसके बाद बना डेक्कन, इसके बाद बना क्रिटेशियस, इसके बाद बना टर्सरी हिमालय। इस तरह से इंडिया का रॉक सिस्टम रहा, जिसमें से ये धारवाड़ रॉक सिस्टम है, ये एक सेडिमेंट्री रॉक है, मतलब इस आर्कियन रॉक के इरोजन और डिपोजिशन से ये बनी है। बाकी की जो रॉक्स है कुछ अलग अलग वोल्केनिक एक्टिविटी और इनके चलते ये रॉक सिस्टम बना हुआ है। तो यहां पर ये जो मैग्नीस है धारवाड़ रॉक के अंदर मिलता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार धारवाड़ के अंदर आयरन भी मिलता है। मैग्नीस इज प्राइमरीली यूज्ड इन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इंडस्ट्री में मैग्नीस को यूज किया जाता, पहले तो आयरन को निकालने के लिए, दूसरा आयरन के साथ साथ एलॉयज बनाने के लिए, ठीक है, दोनों में ही यूज किया जाता है। इंडिया प्रोसेस सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व इन द वर्ल्ड आफ्टर जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे के अंदर मैग्नीस के सबसे ज्यादा रिजर्व्स है और इसके बाद इंडिया के अंदर आता है। इंडिया इज द वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना, गेबन, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। चाइना, गेबन, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया वर्ल्ड का 5वां सबसे बड़ा मैग्नीस का प्रोड्यूसर है। और अगर इंडिया में बात की जाए तो मैग्नीस का प्रोडक्शन होता है महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। दोनों की जो माइंस है वो आपस में लगभग जुड़ी हुई है। मलाजखंड वाला रीजन जो है नीचे, मध्य प्रदेश का सदर्न पार्ट और महाराष्ट्र का नॉर्दर्न पार्ट जो आपस में कनेक्ट है ईस्टर्न साइड में। तो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के पास, उड़ीसा में मिलेगा, आंध्र प्रदेश में मिलेगा, ठीक है, कर्नाटका में। ये कुछ मेजर जगह है जहां पर मैग्नीस के ओर निकाले जाते हैं और मैग्नीस का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, क्या क्या याद रखना है? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिजर्व है जिम्बाब्वे के पास, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन चाइना करता है, ठीक है, ये चीजें हमको इसकी याद रखना है। और इंडिया के पास इसके सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व है किसके? मैग्नीस के। मैग्नीस के बाद अगला आता मर्क्यूरी। इट इज यूज्ड इन थर्मामीटर, बिल्कुल सही बात है, थर्मामीटर के अंदर यूज किया जाता है मर्क्यूरी का जो तापमान बताता है। और ऑफ मर्क्यूरी इज सिनाबर। द क्वेश्चन वाज बीइंग आस्क्ड इन एनडीए। परीक्षा के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है कि सिनाबर किसका ओर है? सिनाबर इज द ओर ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो रूम टेम्परेचर भी बॉइल्ड होने लग जाता है, जो ऊपर की तरफ उठने लगता है, ठीक है, तो वही मर्क्यूरी होता है जो हमें तापमान बताता है। ड्राई और वेट मर्क्यूरी के जो बल्ब होते हैं उनको यूज किया जाता है किसी भी एरिया की ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए, जिसको हम दूसरी भाषा में हाइग्रोमीटर भी कहते हैं। तो ये सब मर्क्यूरी से बनाए जाते हैं। आगे कॉपर। कॉपर मतलब तांबा। कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है, बट इंडिया इज पुअर कंट्री विथ रिगार्ड टू द रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। भारत के अंदर ना तो तांबे का भंडार है और ना ही भारत के अंदर तांबा बहुत ज्यादा है। मतलब ना तो कॉपर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता भारत और ना ही कॉपर भारत के पास बहुत ज्यादा है। ठीक है, पुअर है इसके प्रोडक्शन में, बट ये गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसिंग कंट्री की बात करें तो चिली, जो कि साउथ अमेरिका में आती है। ठीक है, साउथ अमेरिका के अंदर चिली और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के अंदर, ये दोनों ही ऐसी जगह है जहां सफिशिएंट अमाउंट में कॉपर का प्रोडक्शन होता है। मध्य प्रदेश, अगर इंडिया की भी बात की जाए तो पर्टिकुलर इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश में बालाघाट, जहां मलाजखंड की माइंस है, दीज आर दी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया। ये जगह वो है जहां पर कॉपर का प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज्यादा होता है, जो कर्नाटक, झारखंड और राजस्थान इन सभी को सरपास करके ऊपर गया है। कौन? मध्य प्रदेश। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉपर। इसके बाद आता निकल। तो निकल में क्या क्या होता है, निकल के बारे में भी जान लेते हैं। तो निकल इज द लस्ट्रस सिल्वरी व्हाइट मेटल, एकदम चांदी की तरह चमकने वाला मेटल होता है निकल, जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा। इट इज यूज्ड इन बुलेट जैकेट, जो बुलेट की जो जैकेट्स होती है ना, उसमें निकल यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि निकल की पतली पतली फॉइल बना लेते हैं और उनसे जैकेट बनाते, ताकि गोली जब पेनिट्रेट करे तो फॉइल पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाए और गोली बॉडी के अंदर ना जा पाए, तो इसलिए इसको यूज किया जाता। ओडिशा जो है लार्जेस्ट निकल प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का। ठीक है, अदर निकल प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात की जाए तो झारखंड, राजस्थान, आसाम एंड केरला। अब याद रखना, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटका, ये तो ऐसे राज्य जो लगभग सारी चीजों का यहां पर कुछ ना कुछ तो मिलेगा इसे। झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, ये वाले एरिया। इसके बाद आता बॉक्साइट। बॉक्साइट मींस ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ये किसका ओर है बेटा? ये ओर है एल्यूमिनियम का। ठीक है, एल्यूमिनियम को बनाने के लिए यूज किया जाता है Al2O3 2H2, ये फॉर्मूला होता है बॉक्साइट का। लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग कंट्री की बात की जाए वर्ल्ड की तो कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड का एक ऐसा देश है बेटा जो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन करता है किसका? बॉक्साइट का। उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। उड़ीसा जो है इंडिया के अंदर, वो लगभग 50% अकेला प्रोडक्शन करता बॉक्साइट का। ठीक है, बॉक्साइट, कोरंडम जो कि और होते हैं एल्यूमिनियम के, उनमें उड़ीसा जो है लगभग 50% बॉक्साइट का प्रोडक्शन करता है, तो इसीलिए उड़ीसा एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में भी टॉप पर आता है। उड़ीसा में इसका प्रोडक्शन होता है कालाहांडी और केंदुजार। ये कालाहांडी, केंदुजार, मयूरभंज, कुद्रेमुख, ये सारे माइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। मिनरल्स की जो माइंस होती है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप हमेशा ही याद रखना। ठीक है, बॉक्साइट के बाद यहां पर और देख लेते हैं। उड़ीसा हैपन टू बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। कालाहांडी, संबलपुर आर लीडिंग प्रोड्यूसर। ठीक, झारखंड में कहां मिलता है यही बॉक्साइट? गरह जाट हिल्स में, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास में जो पहाड़ियां है गरह जाट की, राजमहल की, वहां पर बॉक्साइट का प्रोडक्शन होता है। उड़ीसा का तो मैंने आपको बता ही दिया। एक तो क्या बताया आपको? पंचम पटमाली, दूसरा नियमगिरी। ये वो रीजन है जहां पर सफिशिएंट अमाउंट में मिलता है क्या आपका बॉक्साइट। साथ ही साथ कालाहांडी, संबलपुर, केंदुझाड़, इन जगह पर भी मिलता है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो छोटे छोटे मात्रा में बालाघाट में मिलता है और अमरकंटक। अगर मैं आपको बताऊं ना, तो ये सारा रीजन इंडिया का ये वाला पार्ट है। मध्य प्रदेश का भी जो पोर्शन इन्होंने बताया ना, अमरकंटक वाला रीजन, बालाघाट वाला रीजन, ये भी यहीं पर आता है। साथ ही साथ गरह जाट हिल्स जो है झारखंड की, वो भी इधर आता है, और पंचम पटमाली हिल्स और साथ साथ नियमगिरी, ये भी इसी एरिया के अंदर आता है, उड़ीसा के अंदर। ठीक भाई, आगे बात करते लेड की। तो लेड जो होता है, लेड का प्रोडक्शन कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन यहीं से उठ गया। क्वेश्चन पूछा था एनडीए ने, अगर आपने देखा तो, कि गलेना किसका ओर है, तो गलेना इज द ओर ऑफ लेड। गलेना जो होता है वो लेड का एक ओर है, जिसके अंदर लेड के साथ साथ इंप्योरिटीज मिलती। दूसरा जो सिंदूर होता है, जिसको मांग में भरा जाता है सर के ऊपर, वो सिंदूर भी इसी लेड से बनता है। और ये क्वेश्चन भी एनडीए ने पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन भी एनडीए ने पूछा हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन, एक तो लेड का और दूसरा लेड जो होता है उसे किस में यूज किया जाता, सिंदूर में। ये दोनों क्वेश्चन एनडीए ने पूछे हुए हैं। ठीक है,
अगर यहां से पूछे तो यहां से और भी पूछा जा सकता है, तो हम क्या याद रखेंगे? इट इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। इन राज्य के अंदर ये दिखाई देता है। राजस्थान प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली 94% ऑफ टोटल लेड फ्रॉम इंडिया, जो कि जावर देबारी माइंस में मिलता है। ठीक है, उदयपुर के पास, जो उदयपुर रीजन है कहां पर? राजस्थान के अंदर, उसी रीजन के पास जावर और देबारी ये माइंस है जो कि प्रोडक्शन करती है किसका? जो प्रोडक्शन करती है लेड का, इंडिया का लगभग 94%। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लेड। आगे जिंक। जिंक क्या होता है? जिंक को यूज किया जाता है बेटा पेंट में। जब पॉलिशिंग वार्निशिंग होती है ना पेंट में, तो उस पेंट को बनाने के लिए जिंक का यूज किया जाता है। सिरेमिक मटेरियल में यूज किया जाता है, चीनी के पदार्थों में, साथ साथ इंक में यूज किया जाता है। जो दवात होता है ना, कागज कलम दवात, लिख दूं दिल तेरे नाम करूं, इस टाइप का जो दवात होता है ना, जिसमें इंक भरी जाती है और जिससे लिखा जाता है, उसमें भी जिंक काम आता है। अगेन राजस्थान इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जिंक, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजस्थान जिंक का लीडिंग प्रोड्यूसर है। और वहां पे भी कहां, कौन सा? जावर वाला रीजन जो उदयपुर में आता है। तो उदयपुर का जावर रीजन, इसको भी आप मिनरल रिच रीजन में की कैटेगरी में ही रखना बेटा। ठीक है सर जी, आगे बढ़ते। टंगस्टन। टंगस्टन जानते हो सभी लोग, एकदम बल्ब में चमकता वो अंदर, वो लाल रंग का है ना, वो चम से चमकता है, दैट इज द टंगस्टन। तो टंगस्टन के प्रोडक्शन में टॉप पर है कर्नाटका, फिर आता है राजस्थान, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। इतना याद रखना, टॉप प्रोडक्शन कौन करता है? कर्नाटका करता है। टंगस्टन किस चीज के लिए यूज होता है? इसके हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण इसको इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट की तरह यूज किया जाता है टंगस्टन को भाई। अब आते हैं एटॉमिक मिनरल्स के बारे में। एटॉमिक मिनरल्स क्या होते हैं? एटॉमिक मिनरल्स के अंदर आता है यूरेनियम, थोरियम, मोलिब्डेनियम, एंटीमनी, ये सारे होते हैं एटॉमिक मिनरल्स। इन एटॉमिक मिनरल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है एनर्जी पर्पस के लिए। ठीक है, इनको हम एनर्जी में भी यूज करते हैं। एटम्स जो होता है ना, एटम्स के स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ करके हम उसको हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर के साथ साथ मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी जनरेट करते हैं। ठीक है, अब उस एनर्जी को हम किस में यूज करते हैं? उस एनर्जी को हम अलग अलग पर्पज से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, इन सारी चीजों में वही यूरेनियम की एनर्जी को हम यूज करते हैं। तो यूरेनियम, थोरियम आर एटॉमिक मिनरल्स। थोरियम इज डेराइव्ड फ्रॉम द मोनाजाइट सैंड। इस पॉइंट को याद रखिएगा बेटा, एनडीए ने पूछा हुआ है कि जो मोनाजाइट सैंड होती है, जो केरला में मिलती है, उस मोनाजाइट सैंड के अंदर आपको थोरियम देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश के अंदर लार्जेस्ट यूरेनियम का प्रोडक्शन होता है, इस पॉइंट को भी याद रखा जाए, और ये पूछा हुआ भी है। आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। और जादूगढ़ा माइंस कहां पर? झारखंड के अंदर। इट इज फेमस फॉर दी यूरेनियम। यूरेनियम के लिए जादूगढ़ा माइंस भी बहुत फेमस है। इसके बाद इंडिया में सबसे पुराना जो थर्मल पावर प्लांट है, जो एटॉमिक पावर प्लांट है, उसका नाम क्या है? हमारा तारापुर पावर प्लांट, महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है जो सबसे बड़ा है, तो वो कौन सा है? कलपक्कम। कलपक्कम पावर प्लांट कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर। वो सबसे बड़ा एटॉमिक मिनरल पावर प्लांट है जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। अब आता है मोस्ट प्रीशियस एलिमेंट नेम्ड गोल्ड। गोल्ड कहां मिलता है, कहां इसका रिजर्व ज्यादा है और कहां ये देखने को मिलता है? तो गोल्ड इज अ वैल्यूएबल मेटल, ज्वेलरी के लिए यूज किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। कैरेट में इसकी प्योरिटी को नापा जाता है। ठीक है, ये मिलता है सेंट्स ऑफ वेरियस रिवर। देश की अलग अलग नदियों के अंदर हमें गोल्ड देखने को मिलेगा, जैसे स्वर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा। ठीक है, दूसरा गोल्ड आपको देखने को मिलेगा सोन रिवर के अंदर, तीसरा आपको गोल्ड देखने को मिलेगा इंडस रिवर के अंदर। तो इन सारी नदियों में गोल्ड दिखाई देता है। गोल्ड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट, बिल्कुल ज्वेलरी बनाने के काम में आता है। ठीक है, लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज चाइना। देखा, चाइना में हर मिनरल्स का प्रोडक्शन ज्यादा है। चाइना जो होता है ना, एकदम से डिसीजन ले लेता, किसी भी टाइप के कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाता है। डेवलपमेंट में भी टॉप पर है, अपनी मनमानी भी करता, सब कुछ करता। क्यों? क्योंकि उसके पास कैपिटल रिजर्व सफिशिएंट है, वो चीजों को डूबने से बचा सकता है। ठीक है, गोल्ड का रिजर्व उसके पास सफिशिएंट में, व्हीट का रिजर्व उसके पास सफिशिएंट में, चावल का रिजर्व उसके पास सफिशिएंट में, चाय का रिजर्व उसके पास सफिशिएंट में। ठीक है, तो सारी चीजें उसके पास इनफ अमाउंट में देखने को मिलती है। द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ गोल्ड्स आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ बिहार। बिहार में सबसे ज्यादा रिजर्व्स है गोल्ड के,
44%। मतलब ये निकाले नहीं गए, पर इतना रिजर्व गोल्ड का है कहां पर, बिहार के अंदर। वही इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है कर्नाटका के अंदर। कर्नाटका के अंदर कोलार गोल्ड फील्ड, केजीएफ एंड द हट्टी गोल्ड फील्ड, रामगिरी गोल्ड फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कर्नाटका के अंदर की। तो याद रखना, कर्नाटका जो है इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में गोल्ड का प्रोडक्शन कर्नाटका के अंदर होता है बेटा, ठीक है। सिल्वर की बात करें, इसके बाद आता सिल्वर का मेटल, ठीक है। तो सिल्वर इज ऑल्सो अ प्रीशियस मेटल। जैसा गोल्ड होता है एकदम वैसा का वैसा सिल्वर भी बहुत ज्यादा प्रीशियस मेटल होता है। राजस्थान अगेन अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर। जैसे कि जिंक का लीडिंग प्रोड्यूसर था, वैसे राजस्थान सिल्वर का भी लीडिंग प्रोड्यूसर है, निकल का भी लीडिंग प्रोड्यूसर है। इसके बाद गुजरात और झारखंड में सिल्वर देखने को मिलता है। द मेजर प्रोडक्शन ऑफ सिल्वर कम्स फ्रॉम जावर माइन। जावर माइन कहां पर है, उदयपुर के पास है। ये हम पिछले कई स्लाइड्स के अंदर देखता रहे। सिल्वर इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन कोलार गोल्ड फील्ड। जो केजीएफ होती है, उस केजीएफ में, कोलार गोल्ड फील्ड में और हट्टी माइंस में, इन दोनों जगह सोने के साथ साथ चांदी भी निकलता है। तो सिल्वर का प्रोडक्शन कर्नाटका के अंदर भी होता है और कर्नाटका के बाद राजस्थान के अंदर भी होता है। नेक्स्ट मिनरल इज डायमंड। डायमंड मतलब हीरा, हीरा, ठीक है। डायमंड इज अ प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड जो होता है इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन एंड हार्डेस्ट एलिमेंट फाउंड ऑन द नेचर। प्रकृति के अंदर मिलने वाला सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट होता है। वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड जो था वो निकाला गया था कहां से, गोलकुंडा की माइन से। गोलकुंडा की माइन जो है आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है, वहां से वारंगल गोलकुंडा से निकाला गया था इस कोहिनूर के हीरे को। मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड इन इंडिया। हमारे देश का लगभग 95% डायमंड का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश के अंदर होता है। मध्य प्रदेश के अंदर एक माइन है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया था, दैट इज मझगवान। इस मझगवान माइन के अंदर डायमंड का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। इस नाम को याद रखा जाए। मूव अहेड। अब बात करते हैं कुछ छोटे मोटे मिनरल्स के बारे में। फॉर एग्जांपल क्रोमाइट। क्रोमाइट का प्रोडक्शन उड़ीसा के अंदर होता है, केंदुझार और कटक के अंदर। ये यहां पर पिंक कलर से मैं आपको क्या दिखा देता हूं, सॉरी, यहां पर पिंक कलर से आपको दिखा दिया जा रहा क्रोमाइट। फिर टिन जो है उसको मैं ग्रीन कलर से दिखा देता हूं, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर आपको टिन ग्रीन कलर से दिखाई देगा। फिर माइका। माइका के बारे में पहले भी हम शायद बात कर चुके, अगर नहीं कर चुके तो अभी बता देता हूं। माइका को मैं ब्लू कलर से बताता हूं। लार्जेस्ट माइका प्रोड्यूसिंग स्टेट इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर माइका का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। साथ ही साथ माइका झारखंड में भी मिलता है। यहां पर झारखंड के अंदर कोडरमा माइंस जो है वो माइका कैपिटल कही जाती है इंडिया की। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं जिप्सम की। जिप्सम जिसको फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है लाइट ब्लू कलर से, राजस्थान के अंदर इसका प्रोडक्शन होता है। किसका, जिप्सम का, ठीक है, राजस्थान में होता है। फिर बात करते हैं ग्रेफाइट की, जो कि कार्बन का एक और होता है। इसका प्रोडक्शन कहां पर होता है, ये बिल्कुल सेडिमेंट्री रॉक के अंदर, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री दोनों रॉक के अंदर मिलेगा ये कार्बन, ठीक है। झारखंड और कालाहांडी माइंस उड़ीसा की, मतलब ये वाला पोर्शन, यहां पर इसका प्रोडक्शन होता है किसका, ग्रेफाइट का। तो सारे स्टेट्स के अंदर मैंने लोकेट कर दिए कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स कि वो कहां कहां मिलते हैं, और उनके कलर्स इधर भी प्लॉट है और उधर भी प्लॉट है, आप उससे भी समझ सकते हैं। तो ये मिनरल्स होते हैं, ठीक है। यहां पर मिनरल्स वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता। हमने देख लिया मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स की बात की। अब इन इंपॉर्टेंट मिनरल्स को कंप्लीट करने के बाद हम बात करते हैं उद्योग की। उद्योग मतलब इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का काम क्या होता है, क्या काम करती, किस तरीके से काम करती। तो इंडस्ट्री का काम क्या होता है बेटा, कि एक रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देती है। एक रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर दे, ये काम होता है इंडस्ट्री का। क्यों ये काम इंडस्ट्री का इसलिए होता है, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास गेहूं है ना। अब गेहूं को मैं कच्चा तो खा नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, चक्की पर लेकर जाऊंगा, और चक्की के अंदर मैंने जैसे गेहूं डाले मेरे को बाहर आटा मिला, तो इसने रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर दिया, फिनिश्ड गुड्स में। अब मैं आटा को जो है मॉडिफाई करके खा सकता हूं, ऑल्टर करके, ठीक। दूसरा, सिलाई की मशीन। या अगर आपको किसी पार्टी में जाना है, कहीं पर किसी के साथ घूमने जाना है और आपको ट्राउजर पहनना है,
तो आप ट्राउजर क्या करेंगे, सिलवाएंगे। ट्राउजर क्या करेंगे, आप सिलवाएंगे। अब सिलवाने के लिए आप वहां गए, आपने उसको क्या दिया, कपड़ा, उसने आपको मशीन से सिल करके दे दिया, मतलब उस रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर दिया। अगर वैसे नहीं तो क्या लपेट के जाओगे क्या आसपास, कहीं घूमने जाओगे तो नहीं जाओगे ना। तो ये रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में यूज करने लायक बना देता है, दैट इज द इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री इज द यूनिट थ्रू विच रॉ मटेरियल गॉट कन्वर्टेड इनटू द फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स के अंदर रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इंडस्ट्री अलग अलग बेसिस पर होती है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेस, on the basis of resources, on the basis of raw material। इंडस्ट्री को मैंने कितने पार्ट में क्लासिफाई किया, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मराइन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जिनका रॉ मटेरियल खेती से आएगा, फॉर एग्जांपल सुगर केन, फॉर एग्जांपल कॉटन, है ना, फॉर एग्जांपल ऑयल सीड्स। तो ये क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, ठीक है, जिप्सम इंडस्ट्री, माइका इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, डायमंड इंडस्ट्री, तो ये हो जाएगी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मराइन बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर आ जाएगी कोरल इंडस्ट्री, समुद्र के अंदर मिलता है ना कोरल, तो कोरल इंडस्ट्री। फिर फिश इंडस्ट्री, फिश के अंदर क्या हो जाएगा, सैल्मन, कोड, ठीक है। तो ये सारी इंडस्ट्री आएगी। फिर इनसे क्या करेगा, आप फार्मास्यूटिकल्स के थ्रू अलग अलग मेडिकल मेडिसिन बना सकते हो। जैसे कोड एक मछली होती है जिसके लिवर के ऑयल से एक, मतलब जो लिवर होती है उस लिवर से एक ऑयल निकलता है और उस ऑयल से कैप्सूल बनते हैं, और वो जो कैप्सूल होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं आंखों के लिए, स्किन के लिए, इसलिए कोड लिवर ऑयल को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो कोड लिवर ऑयल हो जाएगा इसी के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद हो जाएगा मराइन बेस्ड इंडस्ट्री में आपका पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, अर्थ के अंदर रेयर मेटल्स मिलते हैं समुद्र की क्रस्ट पर, तो जो समुद्र की सरफेस होती है ना नीचे, वहां पर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मिलते, वो मराइन इंडस्ट्री में आ जाएंगे। अब फिर फॉरेस्ट इंडस्ट्री की बात करें तो फॉरेस्ट इंडस्ट्री में क्या आ जाएगा, तेंदू इंडस्ट्री, तेंदू पत्ता जो होता है ना जिससे बीड़ी बनाई जाती है, तो तेंदू इंडस्ट्री इसके अंदर आ जाएगी। बैम्बू इंडस्ट्री इसके अंदर आ जाएगी, लंबरिंग इंडस्ट्री इसके अंदर आ जाएगी, फर्नीचर इंडस्ट्री इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है, जिसमें लकड़ियों का काम होता है वो इसके अंदर आ जाती है। पेपर इंडस्ट्री इसके अंदर आ जाएगी। तो ये सारी वो चीज होगी जो कि रॉ मटेरियल को यूज करेगी जंगल के लिए। फिर आ जाता इंडस्ट्री बेस्ड ऑन साइज, साइज के बेसिस पर इंडस्ट्री लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, कॉटेज इंडस्ट्री, इस तरह की होती है। लार्ज स्केल जिसका टर्नओवर बहुत ज्यादा हो, फिर आती मीडियम स्केल जिसका टर्नओवर बहुत ज्यादा हो पर बहुत कम भी ना हो, ठीक है, ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम। फिर आती स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसका टर्नओवर एक ग्रुप मिलकर कंप्लीट कर सकता। और फिर आती कॉटेज इंडस्ट्री जिसको आप घर में भी खोल सकते हो, तो वो होती है कॉटेज इंडस्ट्री। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज इंडस्ट्री को हमने इतने पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंडस्ट्रीज को हमने अगेन 4 पार्ट में क्लासिफाई किया। पहले पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में पूरी सरकार की हो जाएगी, फिर पूरी की पूरी सरकार की हो जाएगी, जैसे BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, ये सरकार की हो गई। फिर प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री जो प्राइवेट हो जाएगी, फॉर एग्जांपल रिलायंस, ठीक है, ये प्राइवेट हो जाएगी। जॉइंट सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों का साथ रहेगा, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर जिसमें काम करेंगे। अलग अलग इसके एग्जांपल भी हमको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। और लास्ट में कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या करते हैं, गांव के लोग आते हैं, कोऑपरेशन करते हैं, अपनी खुद की एक छोटी सी इंडस्ट्री बनाते हैं और फिर अपना सामान बेचते हैं। फॉर एग्जांपल अमूल, आनंद मिल्क उद्योग लिमिटेड, कहां पर है, गुजरात के अंदर एक गांव है। वहां के लोगों ने क्या किया कि सारे गांव का दूध इकट्ठा किया और उससे डेयरी के प्रोडक्ट बनाए और उसको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो कोऑपरेशन के साथ काम किया, तो दैट इज द कोऑपरेटिव इंडस्ट्री, ठीक है। तो इस प्रकार की इंडस्ट्री होती है। अब इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के बारे में भी बात कर लेते हैं। पहले कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल मतलब वो इंडस्ट्री जो कि कॉटन को बनाने के लिए काम आए, जो कॉटन से क्या करे, जो कॉटन होता है कॉटन को कन्वर्ट करे फिनिश्ड गुड्स में, उनको हम कॉटन टेक्सटाइल बोलते हैं, ठीक है। दिस आर दी वेट लूजिंग इंडस्ट्री, दीज आर दी वेट लूजिंग इंडस्ट्री। मतलब आपको 10 किलो कॉटन से आप 200 ग्राम की एक शर्ट बना सकते हो। मतलब रॉ मटेरियल जो था, उस रॉ मटेरियल का वजन जो था, उस वजन से आपने जो फिनिश्ड गुड्स बनाया उसका वजन कितना कम है, सिर्फ 200 ग्राम, और यहां कितना लग रहा, 10 किलो, समझ रहे हो। तो इसने क्या किया, रॉ मटेरियल ने वेट को लूज कर लिया। तो दिस आर दी वेट लूजिंग इंडस्ट्री, इस तरह की इंडस्ट्री को हम वेट लूजिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। इसका एग्जांपल हमें कहां देखने को मिलती है वेट लूजिंग इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर,
तमिलनाडु के अंदर और वेस्ट बंगाल के अंदर, यहां पर हमें कॉटन इंडस्ट्री दिखाई देती है बेटा। ठीक है, इंडिया की सबसे पहले कॉटन मिल जो थी, कॉटन टेक्सटाइल मिल 1818 कलकत्ता में खोली गई थी। क्यों? क्योंकि कलकत्ता के अंदर भी सफिशिएंट अमाउंट में वाटर मिल जाता है, मिट्टी भी अच्छी है, तो इसलिए वहां पर कॉटन का प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया था और कॉटन की सबसे पहली टेक्सटाइल वहां बनाई गई थी। ठीक है, ओके। अगला बात करते हैं आयरन इंडस्ट्री। आयरन इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो भिलाई छत्तीसगढ़, रशिया ने खुलवा के दी। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, ब्रिटेन ने खुलवा के दी। ये क्वेश्चन पूछ लिया है, ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि दुर्गापुर इंडस्ट्री जो वेस्ट बंगाल में है, इंडिया को किसने खोल के दी? तो इट वाज ओपन विद द हेल्प ऑफ ब्रिटेन। फिर राउरकेला उड़ीसा के अंदर है, जर्मनी ने खोल के दिया। तो ये सारी इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर है। ठीक है, टिस्को की बात करें, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये कहां पर है? जमशेदपुर झारखंड के अंदर। विश्वेश्वर कर्नाटका के अंदर है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। बोकारो झारखंड के अंदर है। सालेम तमिलनाडु के अंदर है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये यहां पर है सालेम तमिलनाडु के अंदर। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि इनमें से कौन सा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है? तो 4 इंडस्ट्री थी, चारों की चारों में से 3 इंडस्ट्री एल्यूमिनियम की थी और एक ऑप्शन में था सालेम। तो अगर हमें पता हो कि सालेम तमिलनाडु के अंदर एक आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री है, तो मतलब हम सालेम के ऊपर टिक कर सकते हैं। बट हमको ये पता होना चाहिए कि ये आयरन और स्टील की इंडस्ट्री है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। इसके बाद आती है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के नाम बड़े ही खतरनाक है। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के नाम देखते एक एक करके हम। अब आपको एक पॉइंट बताऊं मैं आपको कि एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम किसका ओर है? एल्यूमिनियम का ओर क्या है? बॉक्साइट। बॉक्साइट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां हुआ था? उड़ीसा के अंदर। तो एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री भी लगभग उड़ीसा के अंदर ही सेटअप होगी। ठीक है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ बेल्ट के अंदर। कोरबा, कोरबा के अंदर भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन बनाई है। भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बाल्को कहा जाता है। फिर अलुपुरम, अलुपुरम केरला के अंदर है, ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। तो छत्तीसगढ़ में कोरबा। अलुपुरम में बनाया गया हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंडाल्को नाम है इसका, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन। ठीक, रेणुकूट उत्तर प्रदेश, यहां पर बनाया गया अगेन हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन। मीटूर, मीटूर डैम भी अगर आपको याद हो तो तमिलनाडु के अंदर है ये। और मीटूर जो है तमिलनाडु, मद्रास एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन मतलब मालको यहां पर बनाया। हीराकुंड उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, हीराकुंड, हीराकुंड किसके कहां पर है? हीराकुंड डैम भी है, याद हो तो संबलगढ़ में। तो हीराकुंड जो है दैट इज दी हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंडाल्को भी यहां पर बनाया गया। अंगुल अगेन उड़ीसा का एक फ्लडिंग एरिया है। ठीक है, यहां पर नालको है, नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन। फिर जारसुगोड़ा अगेन इन उड़ीसा। ठीक, जारसुगोड़ा में वेदांत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वॉल बनाया गया है। ठीक है, तो सारे एल्यूमिनियम के जो है इनको आपको बाल्को, हिंडाल्को, माल्को, नाल्को नाम से याद रखना है, वॉल नाम से। ठीक है, अब उड़ीसा के अंदर प्रोडक्शन हुआ, छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर, ये तो हो गया नॉर्दर्न बेल्ट। केरला तमिलनाडु सदर्न बेल्ट आता। ठीक है, अलुपुरम नाम से समझ में आ जाता है। तो इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से बेटा बहुत ज्यादा निकल जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बताता हूं। आगे बढ़ते हैं सीमेंट इंडस्ट्री कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी सीमेंट इंडस्ट्री है और सीमेंट इंडस्ट्री का काम क्या होता है। सीमेंट एक बिल्डिंग मटेरियल है जो कि सेडिमेंट्री रॉक से बनता है। ठीक है, तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक से बनता है सीमेंट, इस सेडिमेंट्री रॉक से सीमेंट बनता है लाइमस्टोन, सैंडस्टोन के फॉर्म में। ठीक है, कहां कहां मिलता है सीमेंट हमको? तो इंडिया के अंदर सीमेंट आपको देखने को मिलेगा सतना मध्य प्रदेश टॉप प्रोड्यूसर है सीमेंट का। फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ जामुल दुर्ग में मिलेगा। ठीक है, फिर तेलंगाना आदिलाबाद, राजस्थान उदयपुर लखेरी, गुजरात पोरबंदर जामनगर, झारखंड सिंदरी और खिलारी। यहां पर जो आपको येलो रंग से दिखाई दे रहा, इन सारे रीजन के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में प्रोडक्शन होगा सीमेंट का। तो जितनी भी सीमेंट इंडस्ट्री होगी ना बेटा, वो इंडिया के इस डार्क येलो कलर वाले रीजन के अंदर बनी हुई है। क्लियर है? एक मिनट इसको चेंज करते हैं। सेडिमेंट्री रॉक, इसकी स्पेलिंग को थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक के अंदर बेटा सीमेंट मिलेगी। इसके बाद यहां पर हमारा जो
इंडस्ट्रियल वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाता। देखो इसके अलावा भी कई सारी इंडस्ट्री है जिनको आपको देखना है बेटा, है ना। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ चीजें मैंने आपको बताई यहीं पर चीजें सफिशिएंट और खत्म हो जाती, आपको कुछ और भी चीजें देखना और उन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना जो करंट अफेयर को ज्योग्राफी से कनेक्ट करती है। ठीक है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो तो रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत हमारी होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। ठीक है, मतलब कोई सी भी एग्जाम हो, डजंट मैटर इट इज द नेशनल डिफेंस एकेडमी, इधर ये कोई सी और एग्जाम हो, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत हमेशा होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब डेमोग्राफी की बात करते हैं। तो डेमोग्राफी रिफर्स टू द स्टैटिस्टिकल डेटा रिलेटिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन। किसी भी रीजन की पॉपुलेशन को बताने के लिए जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा यूज करते हैं उसे हम डेमोग्राफी कहते हैं। ठीक है, कि जहां जहां डेमोग्राफी वर्ड आएगा वहां वहां उसका ताल्लुकात किसी ना किसी तरह से जनसंख्या से होगा। दिस कवर वेरियस फैक्टर, बहुत सारी चीजें बताता है, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ, उस एरिया की पॉपुलेशन की ग्रोथ की रेट क्या है, किस हिसाब से, कि एक सेंसस जो था, जो 2011 में लिया गया था, अगला सेंसस जो 2021 में लेना जाना चाहिए था, इस सेंसस के अंदर लास्ट सेंसस की पॉपुलेशन से इस सेंसस की पॉपुलेशन में कितनी बढ़ोतरी है, दैट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ। एंड परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, अलग अलग एज ग्रुप्स, जैसे छोटे बच्चे, जवान, बूढ़े लोग, महिलाओं का ग्रुप, पुरुष का ग्रुप, ठीक है, सबका अलग अलग एज सेक्टर, अलग अलग सेक्स रेशियो के अकॉर्डिंग सारी चीजें इसी के अंदर नापी जाती। लिटरेसी रेट इसके अंदर आता, सेक्स रेशियो जैसा मैंने आपको बताया, अर्बन पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन मतलब गांव में कितने लोग रहते हैं, शहर में कितने लोग रहते हैं, ये सारी चीजें इसी डेमोग्राफी के अंदर आती है। ठीक है, अब सेंसस क्या होता है, यहां पर जो बात निकली हमारी, तो सेंसस इज एन ऑफिशियल इन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन डन पीरियोडिकली, एक पर्टिकुलर वे में, टाइम टू टाइम, एक पर्टिकुलर वे में टाइम टू टाइम जो हम पॉपुलेशन को निकालते हैं वो हम विद द हेल्प ऑफ सेंसस निकालते हैं। इंडिया के अंदर सबसे पहला सेंसस लिया गया था 1872 के टाइम पे, और इसके बाद से 1882 के दशक से रेगुलर इंडिया के अंदर 10-10 साल के अंतराल में पॉपुलेशन का सेंसस होया जाने लगा। द फर्स्ट कंप्लीट एंड रेगुलर सेंसस was however taken during the time of 1881। बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके 10 साल बाद 1881 में अगला पॉपुलेशन सेंसस लिया गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि सबसे पहला सेंसस कब हुआ, 1872, और कब से रेगुलर सेंसस होना स्टार्ट हो गया, तो 1881। ठीक, ओके सर। अब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एक ऑफिस है, इसकी बात करते हैं। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन 1961। 1961 में एक ऑफिस बना था, ये किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सारा पॉपुलेशन और इन चीजों का डेटा यही लोग देखते, कौन सा, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था 1961 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ये क्या करता है, इट अरेंज, कंडक्ट, एनालाइज द रिजल्ट ऑफ डेमोग्राफिक सर्वे ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द सेंसस ऑफ इंडिया एंड लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ये जो होता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ये क्या करता है, सारी चीजों को अरेंज करता है, सारे सेंसस को, सेंसस करवाता है, सेंसस को एनालाइज करता है, अलग अलग सेंसस को बताता है, कौन सा पॉपुलेशन सेंसस है, कौन सा लैंग्वेज सेंसस है, इस सेंसस का मीनिंग कहां तक का है, इस सेंसस के अंदर क्या सिर्फ सेक्स रेशियो है, इस सेंसस के अंदर क्या सिर्फ एक पर्टिकुलर एज के बारे में बता रहा है, क्या इस सेंसस के अंदर हमने ग्रोथ बता रखी। इन सारी चीजों को एनालाइज करता है, कंडक्ट करता है, अरेंज करवाता है आपका रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जिसको 1961 में बनाया गया था, जो यहां पर इसका मोना होता भारत की जनगणना। ठीक है, अब फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, किसी भी जगह की जो पॉपुलेशन होगी बेटा, उन पॉपुलेशन को कौन कौन से फैक्टर इंपैक्ट और इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जियोग्राफिकल फैक्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर जियोग्राफिकल फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो ये पॉपुलेशन वाला टॉपिक ज्योग्राफी में होता ही नहीं। बट हमको पता है कि किसी भी एरिया की ज्योग्राफी बहुत ज्यादा जरूरी है उस एरिया की बढ़ती और घटती जनसंख्या के लिए। जैसे कि इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन्स, तो इंडिया के जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स फर्टाइल प्लेन है, ठीक है, फर्टाइल प्लेन है, एलुवियल सोइल है, साथ साथ गंगा रिवर उसके ट्रिब्यूटरी से सफिशिएंट अमाउंट में वाटर मिलता है। तीसरा, नेटवर्क का कनेक्शन बहुत प्यारा है, ठीक है। चौथा, ट्रांसपोर्ट का कनेक्शन बहुत प्यारा है, ठीक है। इन सारी चीजों के चलते हुए क्या हुआ, लोगों को रोजगार दिखा, रहने की जगह दिखी, जमीन जायदाद को देखकर खाने की चीजें भी मिल जाएगी। इसलिए इंडिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या
उत्तर प्रदेश के अंदर है। सबसे डेंस एरिया बिहार है। उसके बाद वाला डेंस एरिया वेस्ट बंगाल है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो बेल्ट है यहां पर ज्योग्राफिकल फैक्टर काफी सपोर्टिव है। दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब क्या होता है कि वहां पर आपको इंप्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी कितनी ज्यादा है। अगर किसी भी एरिया है, फॉर एग्जांपल दिल्ली है ना, तो दिल्ली में क्या लोग जाएंगे, क्यों? क्योंकि वहां पर उनको रोजगार मिलेगा। तो दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ गई, वहां पर लोग पैदा नहीं हुए बट वहां पर माइग्रेट करके गई। तो माइग्रेट करना या फिर वहीं पर बर्थ लेना, दोनों में पॉपुलेशन में इन्फ्लक्स आएगा, दोनों में पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो इकोनॉमिक फैक्टर भी काम करेगा। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, एक कम्युनिटी के लोग, एक तरीके की सारी तालीम को निभाने वाले लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि अलग अलग, ये इंडिया जो है, वी ऑल नो दैट कि इंडिया में भाईचारा है, डाइवर्सिटी है, यूनिटी है, बट फिर भी अलग अलग सेक्टर के लोग अपने अपनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पर बसे हुए। जैसे किसी किसी लोग का कल्चर होता है कि उनको जंगलों से ज्यादा लगाव होता, फॉर एग्जांपल आदिवासी, उनका जीवन सिर्फ जंगल की बुनियाद पर चलता है, तो वो जंगल के किनारे पर बसे होंगे। एक ऐसा सेक्टर ग्रुप होता है जो अच्छा अर्न करता है, जो आईटी के सेक्टर में बहुत आगे, तो वो कहां पर होंगे? बेंगलोर के आसपास, द आईटी हब ऑफ इंडिया। ठीक है, इस तरीके से पॉपुलेशन, इस तरीके से एक सोशल सेक्टर अरेंज होता। बाकी कल्चर, हमारा कल्चर, अलग अलग जगह का कल्चर, जिन जिन लोगों का कल्चर सेम है वो अपने साथ साथ रहेंगे, जिनका कल्चर अलग है वो किसी दूसरी जगह रहेंगे। ठीक है, तो जिनका सेम है वो एक जगह रहते हैं। तो कल्चर भी पॉपुलेशन को इंपैक्ट करता है, वहां की पॉपुलेशन कैसी होगी। डेमोग्राफिक फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर के अंदर क्या आ जाता है, वहां की डेमोग्राफिक के अंदर आ जाता है कि वहां पर छोटे बच्चों की जनसंख्या कितनी है ना। छोटे बच्चों के अलावा वहां पर पुरुष की जनसंख्या ज्यादा है या महिला की जनसंख्या ज्यादा है, वहां का सेक्स रेशियो बेटर है या लो है, ये आता है डेमोग्राफिक फैक्टर के अंदर, और ये वहां की पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करता है। समझ रहे हो कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर भी अलग अलग पॉपुलेशन के फैक्टर है ना। सेक्स रेशियो वाला एक अलग फैक्टर, लिटरेसी रेट भी इसी के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये भी उस एरिया की पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को इंपैक्ट करेगा। अगला पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर मतलब कितनी लिबरल पॉलिटिकल थॉट्स है वहां पर। फॉर एग्जांपल कोई कोई से स्टेट होते हैं जहां पर टैक्स कम होता है, कोई कोई से स्टेट होते हैं जहां पर टैक्स ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी पेट्रोल मिल रहा होगा 100 रुपए लीटर, और मध्य प्रदेश में पेट्रोल मिल रहा है 109 रुपए लीटर। तो 9 रुपए कहां सस्ता? उत्तर प्रदेश में। इसी तरह से कई सारी चीजें, उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने कम टैक्स लगाया, मध्य प्रदेश ने ज्यादा लगा दिया। तो लोग कहां प्रेफर करेंगे? जहां कम टैक्स है, जहां के पॉलिटिकल फैक्टर्स अच्छे, जहां के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल नॉर्म्स जो है वो सिंपल है, वहां लोग रहना प्रेफर करेंगे। तो ये इतने सारे फैक्टर्स होते बेटा जो किसी भी जगह की पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करते कि वहां कैसे लोग रहेंगे, कहां कहां कब कब रहेंगे। ठीक है, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इंपैक्ट द पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया। अभी तक हमने क्या किया, कौन कौन से फैक्टर जो पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं वो तो देख लिए। अब हम पर्टिकुलर वे में इंडिया की पॉपुलेशन की बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पॉपुलेशन थी दैट इज 1.21 बिलियन, 1.21 बिलियन पॉपुलेशन रही है हमारे देश की। अब हमारा जो देश है वो वर्ल्ड की 17.5% जनसंख्या लेकर के बैठा है, मतलब 100 का 17.5वां भाग भारत लेकर के बैठा है। और इंडिया का एरिया कितना है? 2.4%, मतलब एरिया कितना है इतना, और पॉपुलेशन कितनी? इतनी। क्यों? ये एरिया कभी नहीं बढ़ता है, जो लैंड रिसोर्स है वो फिक्स है। ऐसा नहीं है कि आपने कल नई जमीन बना ली, परसों नई जमीन बनाई, नहीं, जो है वो है। और पॉपुलेशन जो है वो आपकी रेगुलर बढ़ती जा रही है। तो दिस इज कॉल्ड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड द फिक्स रिसोर्सेस। रिसोर्सेस तो फिक्स है, पॉपुलेशन बढ़ रही, और इन रिसोर्सेस को हम इनजुडिशियसली यूज कर रहे हैं। तो जब हम इनजुडिशियसली इन रिसोर्सेस को यूज करेंगे तो आगे वाली जनरेशन के लिए नहीं बचेंगे। इसलिए यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी ने क्या लेकर के आया था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम किसी भी रिसोर्स को सिर्फ उतना यूज करें कि हमारा काम हो जाए और हमारे बाद आगे वाली जनरेशन को भी कुछ खाने पीने को मिले। ठीक है, इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड एरिया वाइज देखा जाए तो इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री, मतलब पॉपुलेशन में दूसरी और एरिया में 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है हमारा देश भारत। ठीक,
पर्टिकुलर स्टेट की बात करें तो स्टेट वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आती है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से राज्य की है? उत्तर प्रदेश की, जो देश का लगभग 16% जनसंख्या लेकर के बैठा है। उत्तर प्रदेश के बाद अगला स्टेट आता है महाराष्ट्र 9%, बिहार 9%, वेस्ट बंगाल 8%, आंध्र प्रदेश 7%, मध्य प्रदेश 6.5%, तमिलनाडु मध्य प्रदेश 6%, तमिलनाडु 6%, राजस्थान 6%, कर्नाटका 5%, गुजरात 5%, उड़ीसा 3%, केरला 3%, झारखंड 3%, आसाम 3%, पंजाब 2%, और बाकी के सारे स्टेट्स भी इसके साथ साथ आते जाते हैं जो हमारे देश की जनसंख्या को ले लेकर के कंप्राइज करके रखे हुए हैं। बट हमारे लिए याद रखना यहां तक बहुत ज्यादा जरूरी है, राजस्थान तक, क्योंकि राजस्थान सबसे बड़ा देश राज्य है। इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा? राजस्थान। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसके पास है? उत्तर प्रदेश तक। तो ये एरो हम यहां तक लर्न कर लेंगे। अब देखते हैं स्टेट वाइज कौन से स्टेट की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो टॉप पर जिस स्टेट की पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज्यादा है दैट इज द उत्तर प्रदेश। कितनी पॉपुलेशन है? 199812341, रैंक 1। ठीक है, रैंक पे कौन सा? ये फर्स्ट पे। दूसरा महाराष्ट्र, आपको एक भी डिजिट लर्न नहीं करना है। ठीक है बेटा, इनको रटने मत बैठ जाना, ये मैं सारे के सारे आपको बता रहा हूं। ठीक है, सिर्फ इतना समझना, बाकी इनको लर्न मत करना है ना। अगला आता है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र आएगा अगला। फिर आएगा बिहार, जो सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। याद रखना, डेंसली पॉपुलेटेड बिहार, लार्जली पॉपुलेटेड उत्तर प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल और फिर मध्य प्रदेश। अगर आप समझ रहे हो तो ये वही पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स वाला। ठीक है, लीस्ट पॉपुलेशन की बात करें तो सिक्किम, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत अच्छी नहीं है, स्टेट भी छोटा है ना। ज्योग्राफी में क्या, हिमालय जैसे पहाड़ है, कंचनजंगा जैसी ऊंची ऊंची माउंटेन है। मिजोरम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट इंडिया, गोवा छोटा सा राज्य है। ठीक है, और वेस्टर्न घाट वाला रीजन है। नागालैंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये वो वाले राज्य हैं जिनकी पॉपुलेशन सबसे कम है। तो सबसे कम में सिक्किम, फिर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। सबसे ज्यादा में उत्तर प्रदेश, फिर धीरे धीरे घटती जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया स्टेट वाइज। लेट्स मूव अहेड। व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी? पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या मतलब होता है ना। सर आपने एक बात हमको बताई कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह होता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, दैट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी। उस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होगी? इट इज लार्जली डिपेंड अपॉन द जियोग्राफिकल लोकेशन। मैंने बताया था आपको कि जितनी अच्छी जियोग्राफिकल लोकेशन होगी वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। बट स्टेट्स लाइक आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड अदर हिली एरिया लाइक मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम क्यों है? क्योंकि ये टेरेन वाले इलाके हैं। यहां पर ना तो खेती अच्छी से हो सकती, ना यहां ट्रांसपोर्ट अच्छा, ना यहां बाकी की फैसिलिटी अच्छी, इसलिए यहां की पॉपुलेशन कम हो जाती है। वाइल द नॉर्दर्न प्लेन्स, बिल्कुल नॉर्दर्न प्लेन्स जो है इंडिया के, वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, कोस्टल स्टेट जैसे कि केरल, वेस्ट बंगाल, जहां से ट्रेड अच्छा हो सकता, महाराष्ट्र जहां पर रिच एलुवियल सोइल है, रिच ब्लैक सोइल है, इन सारे रीजन के कारण इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा और इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम। मतलब इट इज अ जियोग्राफिकल फैक्टर विच पॉजिटिवली और नेगेटिवली इंपैक्ट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के बेसिस पर। टॉप पर है आपका बिहार, जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है 1106। याद रखी जाए इस बात को, 1106 इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बिहार, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल। इसके बाद किसकी आती है? दूसरे नंबर पे आती है आपकी वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का कितना है? 1028। 1106 बिहार, 1028 वेस्ट बंगाल। समझ रहे हो कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर 1028 लोग। फिर केरला 859। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश 828, 573 हरियाणा। इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी है। भारतवर्ष की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी 382 है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। अब लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी? अरुणाचल प्रदेश की। अब अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन कम है ना, बट लीस्ट भी है। सबसे कम पॉपुलेशन किसकी थी वहां पर? सिक्किम की। बट अगर लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो दैट इज दी अरुणाचल प्रदेश। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का एरिया बहुत बड़ा है।
ठीक है, ऐसा बड़ा सा एरिया अरुणाचल प्रदेश का और सिक्किम का एरिया छोटा है। तो अरुणाचल प्रदेश के ज्यादा एरिया में कम लोग रहते, 17 लोग रहते 1 किलोमीटर के अंदर। ठीक, मिजोरम 52, सिक्किम 86, नागालैंड 119 एंड 122 इन मणिपुर। ठीक है, दिस इज द पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, ये जो स्टेट है आपको, इसमें जो रेड कलर बता रखा, वो रेड कलर में हाईली जो डेंस पॉपुलेटेड स्टेट है उनको बता रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद ब्राउन कलर जो है उसमें थोड़े कम पॉपुलेटेड को बता रखा है, और फिर ग्रीन कलर है वहां पर लीस्ट पॉपुलेटेड को बता रखा है। ठीक है, जो ग्रीन कलर है वहां पर एकदम लीस्ट पॉपुलेशन को बता रखा है। ठीक है, ओके बेटा, तो यहां पर हमारा पॉपुलेशन वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, पॉपुलेशन मैंने जो बता दिया वो आपको देखना, साथ ही साथ एक बार जाने से पहले सेक्स रेशियो लर्न कर लेना, कौन कौन से स्टेट का सेक्स रेशियो कहां कहां कितना कितना है। ठीक है, ओके, अब ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर क्या था, द एक्शन ऑफ कैरिंग और टेकिंग पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बहुत सिंपल सी बात है, किसी भी एक जगह से दूसरी जगह इंसान या सामान को लेकर के जाना, इसका मतलब होता है यातायात। इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपोर्ट। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया इंक्लूड ऑल द थ्री, रेल रोड, रेलवेज, रोडवेज एंड एयरवेज। अब रेलवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज, ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाटरवेज हम एंशियंट टाइम से यूज करते आ रहे, बाकी रेलवेज, रोडवेज एंड एयरवेज भी इंडिया के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में है। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है, हमारे देश में विश्व का एक लंबा रोड का जंजाल बना हुआ है। ठीक है, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे के फॉर्म में, और लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम इन एशिया। एशिया का लगभग लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है। ठीक है, कौन सा, इंडिया के अंदर। ठीक है, और अगर एक रेलवे लाइन की बात की जाए एशिया की जो सबसे बड़ी है विश्व के अंदर, तो दैट इज साइबेरियन रेलवे लाइन। ठीक है, जो रशिया के ईस्टर्न पार्ट से रशिया के वेस्टर्न पार्ट तक गई है। समझना, कभी साइबेरियन रेलवे सर्च करना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, कितनी लंबी लाइन है भाई, इतनी लंबी। ठीक है, रशिया के अंदर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एयरवेज की। तो एयरवेज प्ले अ वाइटल रोल एज मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे कौन, एयरवेज। क्यों, क्योंकि ये बहुत स्पीड से किसी भी जरूरी सामान को धरती के किसी भी हिस्से में बहुत जल्दी पहुंचा सकते हैं, पहली बात तो। बट इनके साथ दिक्कतें क्या है कि इनको लैंड कराने के लिए प्रॉपर जगह चाहिए। इनको लैंड कराने के लिए प्रॉपर जगह चाहिए। ये इनकी स्पीड अच्छी, इनकी टाइमिंग अच्छी, ये कहीं भी चले जाएंगे, बट कहां तक रहेंगे, सिर्फ सीमित आसमान तक। इसको डिफेंस पर्पस में भी बहुत यूज किया जाता है विद द नेम ऑफ एयरफोर्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड ट्रेड ऑफ कॉमर्स। बिल्कुल सही बात है, बहुत जरूरी होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, एयरक्राफ्ट कैन बी फ्लाई एट द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल समझ गए, बिना किसी डिफिकल्टी के, बिना किसी तरह के बहुत ज्यादा फ्रिक्शन के। ठीक है, बहुत तेजी से उड़ते हैं। सम प्लेन्स कैन फ्लाई एट अ सुपरसोनिक स्पीड, मतलब साउंड से भी तेज स्पीड से ये जा सकते हैं। ठीक है, नो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन मूव एट सच ए स्पीड। इस एयरवेज के सामने कोई सा दूसरा ट्रांसपोर्ट का मीन्स है ही नहीं, कोई सा दूसरा मीडियम है ही नहीं जो इतनी स्पीड से चल पाए। इंडिया होल्ड 9th पोजीशन इन द वर्ल्ड इन सिविल एविएशन मार्केट। जो मार्केट है हमारा सिविल एविएशन का, एयरवेज का, उसके अंदर इंडिया की पोजीशन 9th है वर्ल्ड के अंदर। इंडियन नेशनल एयरवेज वॉज फॉर्म्ड इन 1933। आजादी के पहले 1933 में ही इंडियन नेशनल एयरवेज बन गया था। टुडे लॉट्स ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स लाइक स्पाइसजेट, इंडिगो, जेट एयरवेज हैव एंटर्ड इनटू द एविएशन सेक्टर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी सर्विस टू द पैसेंजर। मतलब पहले ये काम सीधा सीधा सिंपल सिर्फ सरकार के हाथ में था, बट एक वक्त आया जब प्राइवेटाइजेशन का दौर आया। प्राइवेटाइजेशन के दौर में क्या हुआ कि चीजों को प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया। तो प्राइवेट जो ओनर्स थे उसके अंदर स्पाइसजेट, इंडिगो, जेट एयरवेज जैसे लोगों ने भी इस एयरवेज में अपना वो दिखाया, दम दिखाया, और फिर इनके थ्रू भी एयरवेज इंडिया का और आगे बढ़ने लगा। एयरवेज के कंप्लीट होते ही आगे हम बात करेंगे हाईवेज के बारे में। ठीक है, मतलब रोड ट्रांसपोर्ट। तो रोड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, रोड ट्रांसपोर्ट की छोटे छोटे व्हीकल को, मतलब ना तो ट्रेन जितने बड़े, ना हवाई जहाज जितने बड़े, और ना ही जहाज जितने बड़े, बट ऐसे छोटे छोटे गुड्स ले जाने वाले कैरियर को
एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोडवेज बनाए गए। ठीक है, कुछ कुछ हिली टेरेन होते हैं जहां पर हम ना तो वाटरवेज डेवलप कर सकते हैं ना रेलवेज डेवलप करते हैं, वहां पर रोडवेज बने होते हैं। ठीक है, जहां से रोड से सामान प्रोवाइड किया जाए। उनकी मेंटेनेंस और उनके कंस्ट्रक्शन को देखते हुए 4 प्रकार के रोड बनाए गए, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे और रूरल रोड। इस तरह के रोड इंडिया के अंदर बनाए गए हैं। ठीक है, तो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नेशनल हाईवे, इंपॉर्टेंट। द मेन रोड विच आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सिंपल सी बात है, नेशनल हाईवे है, पूरे के पूरे तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज के हाथ में रहेंगे। कौन से? ठीक है, जो नेशनल हाईवे को मेंटेन करती है ट्रांसपोर्ट की मिनिस्ट्री, उसी के हाथ में ये रहेंगे। कौन से? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। दीज आर मीन फॉर द इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट एंड मूवमेंट फॉर द डिफेंस इन स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ठीक है, ये जो रोड्स होते हैं ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ट्रांसपोर्ट करते गुड्स को। फॉर एग्जांपल, जूट जो होता है, जूट भी एक फाइबर क्रॉप है। जूट का प्रोडक्शन होता है वेस्ट बंगाल के अंदर और कॉटन का प्रोडक्शन होता है गुजरात के अंदर। तो कॉटन को वेस्ट बंगाल तरफ शिफ्ट किया जाएगा और जूट को गुजरात तरफ शिफ्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों जगह दोनों फाइबर की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ डिफेंस पर्पस के लिए, जो जैसे इंडिया की जो बैटलफील्ड है वर्ल्ड की हाईएस्ट है, नाम है सियाचिन, तो सियाचिन तक सारे इक्विपमेंट्स को ले जाना। ठीक है, प्रॉपर अमाउंट में, जितनी में एकोमोडेशन के लिए जो चीजें जरूरी होती है उनको ले जाना। ठीक है, इन सारी चीजों को ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक है, दीज ऑल्सो कनेक्ट द स्टेट कैपिटल, मेजर सिटीज, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एंड रेलवे जंक्शन। ठीक है, बिल्कुल रेलवे जंक्शन को भी, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें जाना है, मैं इंदौर में हूं और मुझे दिल्ली जाना है ना, तो मैं क्या करूंगा? अब इंदौर से या तो बाय रोड जाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, और या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाओ तो भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं आऊंगा मेरी कार से और कार को पार्क कर दूंगा रेलवे स्टेशन पे। ठीक है, रेलवे स्टेशन से मैं कार को पार्क कहां कर दूंगा? हमारी किसके पास में? रेलवे स्टेशन के पास में। ठीक, रेलवे स्टेशन से अब मैं दिल्ली जा सकता हूं। तो ये जो रोड है जिसपे मैंने कार चलाई, वो मुझे किससे कनेक्ट कर रहा? रेलवे जंक्शन से। ठीक है, मैंने कार वहां ले जाकर रख दी। या तो मैं चाहता तो सीधा कार से वहां जाता, तो सीधा वहां जाता, तब भी मेरे को रोडवेज ही काम आना, और अगर रेलवे स्टेशन तक जाना तब भी मुझे रोडवेज ही काम आना। ठीक है, तो रेलवेज, एयरवेज, सी पोर्ट्स, इनको सबको जोड़ने के लिए रोडवेज की बहुत ज्यादा जरूरत होती। क्यों? क्योंकि जमीन पर रोड होना बहुत जरूरी होता, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, नेशनल हाईवे 44 इज द लार्जेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। देश का सबसे बड़ा हाईवे है नेशनल हाईवे 44। नेशनल हाईवे 44 जो है कन्याकुमारी को कनेक्ट करता है कश्मीर के साथ, और ये देश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। इसके अलावा यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे है जिनके ऊपर आपको एक बार नजर दौड़ानी है, जैसे नेशनल हाईवे नंबर 1 दिल्ली अमृतसर, नेशनल हाईवे नंबर 2 दिल्ली कलकत्ता, नेशनल हाईवे नंबर 3 आगरा मुंबई, नेशनल हाईवे नंबर 4 चेन्नई थाने, 5 चेन्नई कटक। ठीक है, कटक कहां पर? उड़ीसा के अंदर है ना, तो चेन्नई कटक। फिर इसके बाद नेशनल हाईवे नंबर 6 कलकत्ता से सूरत। सूरत कहां पर है? गुजरात में। कलकत्ता कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। मतलब ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड कनेक्ट कर दिया। नेशनल हाईवे नंबर 7 वाराणसी से कन्याकुमारी, मतलब सेंट्रल इंडिया को साउथ इंडिया से जोड़ दिया। नेशनल हाईवे नंबर 8 दिल्ली से मुंबई। ठीक है, फिर नेशनल हाईवे नंबर 9 पुणे से मछलीपट्टनम, साउथ इंडिया को कनेक्ट कर लिया। ठीक है, समाखाली कच्छ से लेकर पठानकोट, मतलब नेशनल हाईवे नंबर 15 जो वेस्टर्न पार्ट को इंडिया के कवर करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे है, एक बार आप इनके ऊपर नजर दौड़ा लेना। अगर आप नहीं भी लर्न कर सको तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, अब ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, एक इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे इंडिया का। एक अकेला नेशनल हाईवे नहीं है, बट इसमें नेशनल हाईवे के थ्रू क्या किया, इंडिया की 4 सबसे बड़ी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज थी, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई, इन चारों मेट्रोपॉलिटन सिटीज को आपस में जोड़ दिया गया विद द हेल्प ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की लीडरशिप में रोड बनाया गया था उनकी सरकार के वक्त। क्या नाम है इसका? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इस रोड का नाम है। यहां से इंडिया ने क्वेश्चन पूछ लिया कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्या एक क्वाड्रिलेटरल है जो गोल्ड से बना हुआ है? क्या है ये? क्या किसी ब्रिज का नाम है? सो इट इज नॉट अ ब्रिज, नॉट इवन अ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, इट इज अ रोडवे। ठीक है, जो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज को कनेक्ट करता है।
फिर इसके बाद आ जाता स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे का मतलब क्या होता है? दीज आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जैसे यहां पर आपको ये दिख रहा होगा कि ये उसका गुजरात का है, क्योंकि गुजराती में चीजें लिखी हुई है, राजकोट, ठीक है, साथ ही साथ सारखेज, ये सब जगह वहीं की है। तो इट इज मेंटेन्ड एंड गवर्न्ड बाय, कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। दे जॉइन स्टेट कैपिटल विद द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। जितनी भी डिस्ट्रिक्ट होती है, जैसे अगर उत्तर प्रदेश के, अभी यहीं की बात करें हम, उत्तर प्रदेश की बात करते तो लखनऊ है, कानपुर है, रेणुकूट है, ठीक है, इन सारी डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है मेन सेंट्रल कैपिटल के साथ, ठीक है, दैट इज लखनऊ। दीज रोड्स आर कनेक्टेड टू द नेशनल हाईवेज। जो स्टेट हाईवेज होते हैं, इन स्टेट हाईवेज को आगे जाकर के नेशनल हाईवे में मर्ज कर दिया जाता है। तो मतलब नेशनल हाईवे को नॉर्मल रोड से लिंक करने का काम करते हैं स्टेट हाईवे, इसलिए इनको लिंक रोड भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। ये इस तरह के माइलस्टोन होते हैं जो रोड पर आप लोगों ने देखे होंगे। जब येलो कलर का पत्थर आपको दिखाई दे, मतलब आप नेशनल हाईवे पर हो। जब आपको हरे रंग का पत्थर दिखाई दे, इट मींस आप स्टेट रोड पर हो। काले रंग का डिस्ट्रिक्ट रोड पर, और गांव के लिए आपको ये ब्राउन रंग का, मतलब सेफ्रोन कलर का आपको ये दिखाई देगा रूरल रोड के लिए। तो इस टाइप के कलर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड और रूरल वे के ऊपर बनाए जाते हैं। यहां पर एक और प्रोजेक्ट आता, प्रोजेक्ट भारतमाला। अगेन यहां से भी क्वेश्चन एनडीए ने पूछ लिया था कि भारतमाला क्या है। क्या भारत माता के गले की माला है, क्या एक तरह का ऑर्नामेंट है, क्या है? तो भारतमाला एक रोड नेटवर्क प्रोजेक्ट है जो इंडिया की जितनी भी कंट्रीज है, इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं जो किसी दूसरी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उन सारे स्टेट्स को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। गुजरात से स्टार्ट होता है तो कहां कहां तक जाता है? नॉर्थ ईस्टर्न पार करता है पूरा, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उसके बाद हमारा बिहार, बिहार के बाद झारखंड, आसाम होता हुआ कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, इन सभी को ये आपस में कनेक्ट करता है। दैट इज द भारतमाला प्रोजेक्ट। ऐसे एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला प्रोजेक्ट भी एक रोड प्रोजेक्ट है। ये क्या करता है बेटा? ये सारे कोस्टल एरिया को कनेक्ट करता है, जितने भी कोस्टल एरिया है, और उन कोस्टल एरिया पर बने हुए सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, उन सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है प्रोजेक्ट सागरमाला, ठीक है। इन सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक। यहां पर हमारा नेशनल हाईवे वाला पार्ट कंप्लीट, मतलब रोडवेज पूरा का पूरा कंप्लीट। अब वाटरवेज की बात करते हैं। वाटरवेज में पहले हम जहाज की बात नहीं करेंगे, समंदर की बात नहीं करेंगे, पहले हम बात करेंगे इनलैंड वाटरवेज की, जो कि जमीन के ऊपर बहने वाली नदियों के ऊपर बनाए गए। क्यों बनाए गए, क्यों एंशिएंट टाइम से इनको यूज करते आ रहे, क्या कारण है, उस बारे में डिस्कस करते हैं। तो वाटर ट्रांसपोर्ट इज अ चीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल सही। एक तो सस्ता होता है भाई, और दूसरा बहुत पुराना है। सस्ता क्यों होता है? जैसे ये नदी है बेटा, ये इस तरफ बह रही है ना, ये नदी का फ्लो है, तो आप यहां अपना वेसल ला दो तो ये वेसल नॉर्मली बहता बहता चला जाएगा फ्लो के साथ। तो ये चीपेस्ट फ्लो है ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। दूसरा, हवा के थ्रू भी बहती थी पहले, जो पतवारें होती ना, कप्तान जैक स्पैरो, तो ये चीजें हवा के थ्रू भी बहती थी, ठीक है। ये इनकी नाव और जहाज, इसलिए इसको चीपेस्ट मोड माना गया। दूसरा ये कि इसको बनाने के लिए कोई रोड की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। चलेगा मतलब चलेगा ना, आपके टायर घिसते हैं, जैसे रोड पे फ्रिक्शन से टायर वायर खत्म हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी सीन नहीं, इसलिए चीपेस्ट है, ठीक है। इट ऑपरेट ऑन नेचुरल ट्रैक्स एंड हेंस डज नॉट रिक्वायर ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ इट्स ट्रैक। मतलब इसका खुद का जो ट्रैक होता है नेचुरल होता है, इसको कोई नई ट्रैक बनाने की जरूरत नहीं होती, और ना ही उस ट्रैक को मेंटेन करने की जरूरत होती। अगर आपको आर्टिफिशियली कुछ बनाना तो आप केनाल बना के छोड़ दो, फिर उस केनाल के ऊपर आप वाटरवेज करो। फॉर एग्जांपल जैसे स्विस केनाल पे होता है ना, इस टाइप से। ओके, तो इसके कुछ एडवांटेज देखते हैं। पहला चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल सही बात है, सबसे सस्ता है। लीस्ट कंजप्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अगर फ्लो के साथ जाओगे तो एनर्जी कम कंज्यूम होगी, और अगर हवा के साथ जाओगे तब भी एनर्जी कम कंज्यूम होगी। सूटेबल फॉर द हेवी एंड बल्की गुड्स, बल्की गुड्स को आप एक जगह से दूसरी जगह नाव के थ्रू आराम से लेकर के जाओ, बहुत ज्यादा उसमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती फ्यूल की। नो फ्रिक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्रिक्शन का इशू ही नहीं है कि टायर घिस जाएंगे, ब्रेक खत्म हो जाएंगे, ऐसा सीन ही नहीं है। यहां पर फ्रिक्शन कम होता है। इको फ्रेंडली होता है। इको फ्रेंडली मतलब यहां पर बहुत पोल्यूशन नहीं होता, जितना कि रेलवे से होता है, जितना कि रोडवेज से होता है, उतना वाटरवेज से पोल्यूशन नहीं होता है। अब डिस्कस करते हैं सबसे पहला नेशनल वाटरवे। तो नेशनल वाटरवे नंबर 1 बनाया गया है इलाहाबाद से लेकर के तो
हल्दिया तक। लोकेशन क्या हो गई? इलाहाबाद प्रयागराज से लेकर के हल्दिया तक 1620 किलोमीटर का गंगा नदी के ऊपर नेशनल वाटरवे नंबर 1 बनाया गया। दोनों लोकेशन याद रखना, इलाहाबाद और दूसरी हल्दिया, ये दोनों ही हमें याद रखना। डिस्टेंस 1620। नेशनल वाटरवे नंबर 2, नेशनल वाटरवे नंबर 2 जो है वो बना हुआ है, रिवर का नाम है ब्रह्मपुत्र, स्टेट है आसाम। ठीक है, स्टेट है आसाम। ब्रह्मपुत्र रिवर आसाम में बहुत चौड़ी है ना, माजुली आइलैंड इसके ऊपर बना, जो भी अपने आप में क्वेश्चन है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर कहां से? सादिया से लेकर के तो डुबरी तक, डुबरी तक, यहां तक ये नेशनल वाटरवे नंबर 2 चलता है हमारा इंडियन स्टेट आसाम के अंदर। थर्ड, नेशनल वाटरवे नंबर 3, ये चलता है हमारी वेस्ट कोस्ट केनाल। वेस्ट कोस्ट केनाल मतलब जो केरला के अंदर है। ठीक है, कहां से? कोट्टापुरम से चालू होता है, तो कहां तक चलता है हमारा? कोट्टापुरम से लेकर के तो लास्ट में ये जाता हमारा कोल्लम तक। ये यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, कोल्लम दिखाई दे रहा? हाँ, तो कोल्लम से लेकर के तो कोट्टापुरम तक, नोट्स में आपको दिखेगा बेटा, छोटी लोकेशन है। इंडिया की वेस्ट कोस्ट केनाल के ऊपर बनाया गया है, कोल्लम से कोट्टापुरम इन द स्टेट ऑफ केरला। नेशनल वाटरवे नंबर 3। नेशनल वाटरवे नंबर 4 ये ईस्ट कोस्ट केनाल पे बना हुआ है, इसमें सब कुछ जोड़ा गया है, या नहीं? यहां पर ईस्ट कोस्ट केनाल नहीं ली गई है। ठीक है, कहां पर है ये पे नेशनल वाटरवे नंबर 4 हमारा? इट कनेक्ट काकीनाडा टू पुंडीचेरी। काकीनाडा कहां पर है? काकीनाडा आपका आ जाएगा ये यहां पर राजामुंद्री के पास में, जो गोदावरी रिवर का डेल्टा है ना, यहां पर आ जाएगा हमारा काकीनाडा। और इसी काकीनाडा को साउथ में चेन्नई होता हुआ ये कनेक्ट करता है पुडुचेरी के साथ साथ। नेशनल वाटरवे नंबर 4 कौन सा? नेशनल वाटरवे नंबर 4 कहां से? उड़ीसा के आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से लेकर के तो पौंडीचेरी तक, जो कि एक यूटी है। ठीक, नेशनल वाटरवे नंबर 5 प्रपोज्ड है। इट कनेक्ट उड़ीसा टू वेस्ट बंगाल। उड़ीसा में कहां से? पारादीप के पार्ट्स, इसको अलग अलग पार्ट में लिया गया। देखो मैं दिखाता हूं, पारादीप के पास आपको महानदी के ऊपर, तालचर से आपका ब्रह्माणी रिवर के ऊपर, फिर यहां से ईस्ट केस्ट कोनाल होता हुआ कलकत्ता तक। तो ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। किस किस के ऊपर? एक तो महानदी रिवर, ब्रह्माणी रिवर और ईस्ट कोस्ट केनाल, इन तीनों की हेल्प से ये कनेक्ट करता है। तो दैट इज द नेशनल वाटरवे नंबर 5 विच कनेक्ट उड़ीसा विद द वेस्ट बंगाल। क्लियर है? ओके। यहां पर हमारे नेशनल वाटरवेज जो थे वो नेशनल वाटरवेज भी कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो नेशनल वाटरवे हो गए, हाईवेज हो गए। ठीक, अब सी पोर्ट्स की बात की जाए, एयरवेज भी कंप्लीट हो गया। तो सी पोर्ट्स में इंडिया के अंदर 13 बड़े बड़े पोर्ट्स थे। ठीक है, 13 जो है इंडिया के अंदर, 13 मेजर पोर्ट, जिनमें से 12 आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड 1 इज अ प्राइवेट ओनर, एक प्राइवेट का है। 205 नोटिफाइड माइनर पोर्ट्स है इंडिया के अंदर। माइनर पोर्ट्स जिनको इंटरमीडिएट पोर्ट्स भी बोलते हैं, ऐसे पोर्ट जैसे आपको मुंबई से कहां जाना है? आपको जाना है पारादीप, है ना? तो मुंबई से आप पारादीप जा रहे हो तो आप कन्याकुमारी के पास थोड़ा सा अपने शिप को चेक कर लोगे, फ्यूल चेक कर लोगे, वहां रोक लोगे, कुछ और चीजें उसके अंदर आप डाल लोगे। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट पोर्ट्स क्या करते हैं? बड़े बड़े पोर्ट्स को कनेक्ट करवाते आपस में और एक हेल्प प्रोवाइड करते दोनों के बीच में। ठीक है, तो ऑल पोर्ट्स ऑफ इंडिया आर सिचुएटेड इन 9 कोस्टल स्टेट। ये बात तो बिल्कुल सही है भैया, कोस्टल स्टेट के अलावा उनको और कहीं तो बना नहीं सकते, उनको कोस्टल स्टेट में ही बनाना पड़ेगा। तो कौन कौन से कोस्टल स्टेट में है? केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, यहां पर ये बने हुए। मुंबई इज द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट इन इंडिया। मुंबई इंडिया का लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है जो एक एस्चुरी के किनारे पर आता है। आइए इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को डिस्कस करें। ठीक है, पहले ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट दोनों तरफ पोर्ट है हमारे। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट की बात की जाए, तमिलनाडु में चेन्नई पोर्ट है। वेस्टर्न कोस्ट में केरला में कोचिन पोर्ट है। ईस्टर्न कोस्ट तमिलनाडु इन्नौर कोस्ट है। ईस्टर्न कोस्ट कोलकाता हल्दिया, ये जो है इट इज अ रिवराइन कोर्ट, ये जो है एक रिवराइन पोर्ट है। इट इज अ रिवराइन पोर्ट, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया। वेस्टर्न कोस्ट पर है गुजरात में दीनदयाल पोर्ट, जिसका नाम पहले था कांडला। ये क्वेश्चन भी एनडीए ने पूछ लिया, ये यहां पर
ये जो कांडला कोस्ट है, क्वेश्चन ऐसा पूछा था कौन से पोर्ट का नाम बदल के दीनदयाल पोर्ट रख दिया है, तो कांडला पोर्ट का नाम बदल के दीनदयाल पोर्ट रख दिया गया है, जो कि गुजरात के अंदर आता है। तो ये भी हो गया बेटा। वेस्टर्न कोस्ट पे कर्नाटका के अंदर मैंगलोर पोर्ट है, जहां से हम आयरन को एक्सपोर्ट करते हैं जापान को, ये भी हो गया। फिर वेस्टर्न कोस्ट में गोवा के पास है मोर्मुगुआ पोस्ट, और ये जो मार्मुगुआ पोस्ट है, ये मार्मुगुआ पोस्ट जो है, यहां से भी क्वेश्चन बेटा, इस पोर्ट से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है। अब आपको यहां पर पोर्ट्स दे रखे, देखो पोर्ट्स का एक मैप निकालना है, दीनदयाल पोर्ट्स। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा गया था, टाइडल पोर्ट ऑफ इंडिया। तो टाइडल पोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा है? रण ऑफ कच्छ के अंदर बना हुआ हमारा कांडला पोर्ट, और उसी कांडला पोर्ट का नाम बदल के आपका क्या कर दिया, दीनदयाल पोर्ट। तो कांडला पोर्ट भी याद रखना एज एन टाइडल पोर्ट, और दीनदयाल पोर्ट भी याद रखना कि कांडला का नाम दीनदयाल कर दिया। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा गया यहां पर, विशाखापट्टनम में एक पोर्ट है, विशाखापट्टनम पोर्ट, और ये यहां पर, ये विशाखापट्टनम पोर्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट है, जमीन के अंदर है और डीपेस्ट है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट ऑफ इंडिया, तो इट इज दी विशाखापट्टनम। एक पारादीप, पारादीप कैसा पोर्ट है? तो पारादीप इज ए डेल्टाइक पोर्ट, क्योंकि पारादीप महानदी रिवर के किनारे पर बना हुआ है, तो पारादीप इज अ डेल्टाइक पोर्ट। ठीक है, तो दीज आर दी सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया। अब इंपॉर्टेंट रेल ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट क्या होता है और उसका क्या इंडिया में इंपॉर्टेंस है। तो रेल ट्रांसपोर्ट इन इंडिया बिगिंस इन द ईयर ऑफ 1853। सबसे पहली बार 1853 में 34 किलोमीटर के लिए ट्रेन चलाई गई थी, मुंबई से लेकर के थाने तक। मुंबई से लेकर के थाने तक सबसे पहली बार। आज तो क्या है, हमारे देश का जो रेलवे सिस्टम है वो बहुत लॉस में चल रहा है। रेलवे पैसा कैसे अर्न करता है? रेलवे दो तरीके से पैसा अर्न करता है। एक तो किसी भी कस्टमर को या फिर किसी भी मूवमेंट करने वाले, एक क्या बोलते हैं हम जिसको, जो घूमते हैं ना, जिनकी जर्नी होती है, किसी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो पैसा, वहां से अर्न करता। दूसरा कि किसी गुड्स को एक जगह से लेकर के दूसरी जगह ले जाना। ठीक है, तो गुड्स ट्रांसपोर्ट में भी ये काम करता, और सर्विस में भी, कि एक जगह से दूसरी जगह इंसानों को ले जाने का काम करता, दोनों जगह। तो रेलवे को एक इंसान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 10 किलोमीटर का 70 पैसा लगता है। ठीक है, अगर मैं आपको यहां से यहां ले जा रहा हूं तो 10 किलोमीटर के मैं आपसे कितने रुपए लेता हूं? 70 पैसे। ठीक है, ये रेलवे करता है। बट रेलवे को, मतलब जो रेलवे होता है आपसे कितना लेता है? 30 पैसे। बट रेलवे का खर्चा कितना होता है? 70 पैसे। मतलब मेरे को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है 10 किलोमीटर, इसकी एक्चुअल कॉस्ट रेलवे को कितनी देनी पड़ रही? 70 पैसा 10 किलोमीटर की। बट हम कितनी दे रहे? 30 पैसा। 40% की क्या मिल रही है हमको? सब्सिडी। ये जो 40 पैसे है ना, इसकी हमको क्या मिल रही? सब्सिडी। तो इसी सब्सिडी के और इनके चलते हुए रेलवे बहुत ज्यादा नुकसान में है। हालांकि अब रेलवे ने कुछ कदम उठाए जिसके अंदर उसने जितने भी कॉम्पनसेशन थे उन सारी चीजों को हटा दिया गया। सिर्फ जितने भी विकलांग होते हैं उनके लिए सीट्स रिजर्व्ड होती है, बाकी जितनी भी चीजें होती जिसमें आपको पैसे कम लगते थे वो सारी चीजें कम कर दी, ताकि इस कॉस्ट को इक्वल कर पाए। 70 पैसे उसका एक्चुअल खर्चा होता है, और हम एक्चुअल वो हमसे 30 पैसे लेता है। तो इस कॉस्ट कटिंग के लिए उसने ये काम किया। ठीक है, अब आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट पेड स्पेशल अटेंशन टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे रूट्स ड्यू टू चीप, रैपिड एंड सेफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखो क्या होता है, इनका रास्ता बना बनाया होता है ना, तो ऐसा नहीं है ये रास्ते से उतर जाते, मतलब उतरते हैं, बट ऐसा नहीं कि रेगुलर ट्रेन आए दिन रास्ते से उतर रही, ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरा, एक बहुत लंबा सामान ले जाया जा सकता है, ना उतना सामान हवाई जहाज से जाता है, ना उतना सामान जहाज से जाता है, ना उतना सामान ट्रक से जाता है, जितना एक रेलगाड़ी लेकर के जाती है अपने साथ। तो ज्यादा अमाउंट में सामान लेकर के जाया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। भारत का जो रेलवे नेटवर्क है बेटा, वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। द मैनेजमेंट ऑफ रेलवे इज डन बाय द बोर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है उसी के अंडर ये सारे कामकाज होते हैं कि रेलवे को किस तरीके से करना, क्या करना है, मेट्रो जैसी सारी चीजें, सब कुछ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आती है। फ्रॉम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर 17 रेलवे जोन इन इंडिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के अंदर टोटल 17 रेलवे जोन है, और यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए। अब ये है तो बहुत फैक्चुअल चीज है, ये 17 के 17 रेलवे जोन, बट यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे गए। ठीक है, कैसे क्वेश्चन?
सेंट्रल रेलवे जोन हेडक्वार्टर मुंबई, याद रखना सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई। ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर कलकत्ता, ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कलकत्ता। ईस्ट सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर हाजीपुर। ठीक, आगे ईस्ट कोस्ट रेलवे, अब ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो ईस्ट कोस्ट का हेडक्वार्टर उड़ीसा भुवनेश्वर। नॉर्दर्न रेलवे बड़ौदा, ठीक है, बारोदा हाउस न्यू दिल्ली, ये नॉर्दर्न रेलवे का है। नॉर्थ सेंट्रल की अगर बात की जाए कि उत्तर में भी उत्तर मध्य की बात की जाए तो वहां पर आ जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की बात की जाए, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में तो गोरखपुर की तरफ आएगा, और ये जो गोरखपुर है ये इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म भी है, ठीक है। नॉर्थ फ्रंटियर की बात की जाए तो कहां पर जाएगा? मालीगांव गुवाहाटी, ठीक। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर, सदर्न रेलवे चेन्नई, ठीक है। साउथ सेंट्रल रेलवे आ जाएगा सिकंदराबाद में, साउथ सेंट्रल कहां जाएगा? सिकंदराबाद में, और ये एकदम साउथ में आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये साउथ सेंट्रल रेलवे से क्वेश्चन पूछा गया है, यहां से क्वेश्चन उठाए, एक क्वेश्चन उठाए बिलासपुर से, यहां पर बेबी। साउथ ईस्टर्न रेलवे कहां पर है? गार्डन रिच कलकत्ता के अंदर, ये कहां जाएगा? साउथ ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है, ईस्टर्न साइड में रखा, उसमें भी नॉर्थ ईस्ट के साउथ में। साउथ ईस्ट सेंट्रल बिलासपुर, ये क्वेश्चन भी पूछा है कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इट इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ बिलासपुर। साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली, कहां पर है? हुबली के अंदर बना हुआ है, ठीक, जो कहां पर आता है? हमारा कर्नाटक तरफ आता। इसके बाद वेस्टर्न रेलवे जोन, तो वेस्टर्न रेलवे जोन का मुंबई सीएसटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ठीक है। तो वेस्टर्न रेलवे जोन का कहां आया? मुंबई के अंदर। इसके अंदर सब डिविजन्स भी जिनको हमें नहीं पढ़ना। फिर आया वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर के अंदर आया, ठीक है, इसका। कोलकाता मेट्रो कोलकाता के अंदर आया, और साउथ कोस्ट रेलवे विशाखापट्टनम के आया। ये दोनों अभी नए बने हैं, ठीक है, साउथ कोस्ट विशाखापट्टनम और कोलकाता मेट्रो कोलकाता के अंदर। तो इतने सारे रेलवे हेडक्वार्टर्स हैं जो कि इंडिया के अंदर बने हुए हैं, जिनको हमें देखना है, ठीक है बेटा। तो आज का ये जो सेशन हमारा बहुत लंबा, बहुत सारे फैक्ट्स के साथ ये हमारा सेशन कंप्लीट होता है। आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है, आज की हमारी बैच कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत सारी चीजें जियोग्राफी में सीखने को मिली होगी। बहुत आगे बढ़े बेटा आप, ठीक है, जीवन में नई नई चीजें सीखते रहे, हमेशा हर दिन उठें तो सोने तक कुछ ना कुछ सीखें, है ना। जो चीजें आज पढ़ोगे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन में काम जरूर आएगी, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ओके बेटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।